तो सर स्टार्ट हो गया हमारा, हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप कहाँ ट्रेवल करके आ रहे हो रिसेंटली? रिसेंटली तो अभी पिछले कुछ दिन से तो कहीं नहीं गए, गर्मी की वजह से तो बने हुए हैं। लेकिन ये अपने गाँव आ जाता हूँ तो वो तो ट्रैवल रहता ही है। अच्छा। और ये है कि मार्च में अप्रैल में तो ट्रैवल करते रहे। किताब के सिलसिले में बहुत ट्रैवल किया। मौलाना आजाद की जो किताब आई थी तो उसमें फिर बहुत सारे ट्रैवल रहे, तो उसमें हैदराबाद और कलकत्ता, मतलब हिंदुस्तान में ट्रैवल करते रहे। ओके ओके। और त्रिवेंद्रम, मतलब जगह जगह जहाँ भी हुआ, पंजाब में भी गए बहुत सारी जगह। सर इतना खूबसूरत घर है आपका, ये सारी चीजें आपने कहाँ कहाँ से कलेक्ट करी? तो घर तो सालों में बनता है ना, घर तो एक दिन दो दिन में बनता नहीं है। फिर हमारी जो गृहस्थी है वो करीब 50 साल की तो हो गई अब। तो उसमें ये है कि इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत रहा है। और ये जहाँ भी गए, जिस मुल्क में गए, वहां से कुछ ना कुछ लाए। हमारी वाइफ को बहुत शौक है, वो बहुत तरह की चीजें जहाँ भी होती है इकट्ठा करती है। हमारा भी है, तो वो मिला जुला शौक है। और वो आजकल हमारी वाइफ लड़कियां को ज्यादा शौक है गार्डन का भी और घर के सामान का भी। तो फिर सरस्वती का बड़ा, क्योंकि वो पब्लिशर है तो हमारे पास घर में तरह तरह की सरस्वती है। अच्छा अच्छा, हाँ ये रही वो रहे। हिंदुस्तान के हर हर कोने की जो आर्ट है, जो सरस्वती को रिप्रेजेंट करती है, चाहे मधुबनी है, चाहे वो साउथ का है, वो सब रहते हैं। जैसे ऊपर भी एक लगी है। अच्छा, ऊपर भी आपने कहा? हाँ, नहीं ये पीछे लगी है मेरे। हाँ, तो ये सब इस तरह का कलेक्शन है। तो सारा कलेक्शन सालों पुराना है, तो पीछे चल रहा है, तो एकदम से तो ये सब होता नहीं। फिर ये कि हमें इन्हीं चीजों का शौक है, और बाकी तो कलेक्शन हमारा है किताबें हैं और ये सामान है इस तरह का। सर बाल वाल आपने कटवा लिए? अभी बड़े नहीं करे आपने? हैं? और इतने खूबसूरत बाल है, आपने बाल कटवा लिए नहीं अभी? ना ना ना, हम ऐसे ही हैं जैसे थे। तो ऐसे बीच बीच में कटवाते रहते हैं, लेकिन ठीक है। अच्छा अच्छा। सर सिंस आप अभी भारत देश में चुनाव हुए हैं और बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव थे, 3 4 5 दिन पहले तो चुनाव से लग रहा था कि तीसरी बार वही होने वाला है। हालांकि तीसरी बार बनी वही सरकार, पर एक बड़ा मैसेज तो आया चुनाव से। हाँ, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए ये तो इस सरकार को भी इस चुनाव को या इस चुनाव के रिजल्ट को एक वार्निंग की तरह लेना चाहिए। लेकिन दुख की बात ये है कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं और करा रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं ना। ये कोशिश इस बात की है कि तीसरी बार सरकार बन गई, और तीसरी बार बनने का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी है। और वो कंटिन्यूटी आप कैबिनेट फॉर्मेशन में देखते हैं, उसमें भी कॉन्शियस एफर्ट लगता है, किया गया है कि अगर वही मिनिस्टर बनेगा जो फेल हो चुका है पिछले 5 साल में, 10 साल में, इकोनॉमी का तबाही जिसने की, वो फिर दोबारा वापस आ गए। रेलवे जैसे चल रहा है, जो देखते रहे, वही रेलवे मिनिस्टर आ गया। तो एक बार तो कोई ये एहसास दिलाने की कोशिश है कि कुछ हुआ नहीं, अच्छा। और वापस वही सरकार वापस आ गई और जनता ने चुन लिया। ध्यान उससे भटकाया जाए कि आपको जो आपने ऐलान किया था 400 प्लस, वो तो खुद ही कहना बंद कर दिया था कुछ दिन बाद। लेकिन शुरुआत उससे से हुई थी, वो घट के 240 पे रह गया। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो अचीवमेंट है, उसमें तो कोई शक ही नहीं, सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन भाई ये वही पार्टी है जो 400 की बात करती है, जो 272 तक नहीं पहुंच पाई, जो दो बाहर की पार्टियों की सपोर्ट पे चलेगी। दुख की बात यह है कि वो पार्टियां इतनी इतनी कमजोर है खुद, इतनी बेईमान है खुद, कि उनको उनसे कुछ उम्मीद भी ज्यादा नहीं कर सकते। तो वो अपने इंटरेस्ट में जुड़ी रहेंगी, तो सरकार भी चलती रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत असर डाल पाएंगी इनकी पॉलिसीज पर। ओके। पॉलिसीज थी वो करीब करीब चलती रहेंगी। अब देखा भी है 2 3 दिन में क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो पिछले 10 साल में होता रहा। हाँ ये भी है। कोई खास फर्क तो लगता नहीं। एक्सीडेंट भी उतनी ही शिद्दत से हो रहे हैं जितने पहले हो रहे लोग। कितना दुख की बात है। और रिएक्शन भी उस मिनिस्टर का वही है जो पहले था। हाँ।
इसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड रील में है, रील बना के पोस्ट करें मुस्कुराते हुए। और तो ये मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई खास तब्दीली है, लेकिन लोगों के लेवल पर जरूर ये एहसास हुआ है कि लोग नहीं चाहते कि जो चल रहा है वो चलता रहे, खास तौर से उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में। अब उसको कास्ट कॉम्बिनेशन, मंडल, मुखमंडल, दुनिया भर के तरह के कहा जा रहा है, जो भी कुछ है। तो ये सब तो पहले भी था, बिल्कुल। वही लोग थे, वही कास्ट थी, वही वोटर थे। 14 में उन्होंने जैसे वोट किया, 19 में जैसे वोट किया, उससे हट के वोट किया ना अब 24 में। बिल्कुल। अभी तो फर्क आया। तो वोटर तो वही है, कास्ट कम्युनिटी भी वही है, धर्म भी वही है। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तब्दीली आई है लोगों की सोच में। बिल्कुल। सर आप मेरठ से हैं, वहां से प्रभु श्री राम जीते हैं। हाँ, अब आपने किसको दिया था वोट? जो जीत रहा है, हमने तो, हमारा वोट तो यहाँ है, लेकिन ये कि वो उनका जीतना भी एक, अब जितनी भी ये छोटी छोटी जीतें हुई हैं, मेरठ में पिछली बार भी हुआ था ऐसी। जो राजेंद्र अग्रवाल जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो 5,000 की वोट से जीते, और उसमें बड़ा हंगामा हुआ। और जो अपोजिशन का कैंडिडेट था बीएसपी के, वो ऑलमोस्ट डीएम ने डिक्लेयर कर दिया था विनर। उसके बाद उसको 5,000 से वोट रोक के 5,000 से जितवा दिया। इस बार 2 घंटे तक वहां पर काउंटिंग रुकी रही। अच्छा। ये वही लोकल लोगों का मामला है कि सब ये इधर सब गड़बड़ हुआ है। तो ये सब जो चीजें, क्योंकि वो बहुत अनपॉपुलर थे, जब वो कैंपेन भी कर रहे थे, तो वो उनका कोई एक्शन लोगों में नहीं था। he was so indifferent also. He didn't even know what plans he has for the city. He was saying, "No, let me contest and win the election, then I will think about it." ओके। जो कैंडिडेट जो है वो खुद ये कह रहा है मुझे तो कुछ मालूम नहीं। तो इस तरह के केसेस वो है बहुत सारे। पर जो सर यूपी का जो मैंडेट है वो सबसे शॉकिंग था, क्या रीजंस रहे यूपी के इस मैंडेट में? यूपी का मैंडेट का असली रीजन तो यही है कि लोगों को एक तो अग्निवीर के खिलाफ बड़ा रिएक्शन है नौजवानों में। और यूपी में तो कहाँ अग्निवीर में जाते हैं इतने? वेस्टर्न यूपी में तो सारा, हाँ वेस्टर्न यूपी का तो है। उधर सेंट्रल यूपी में भी है नौजवान है, वो तो भाई सब ईस्टर्न यूपी से काफी सीटें आई हैं। उसमें एक तो ये हुआ है कि पिछली बार एक तो यादव परिवार में झगड़ा था आपस में, शिवपाल अलग हो गया, बहुत सारे वोट कटे थे इन लोगों के, तो वो जुड़े हैं। दूसरा, एक अखिलेश यादव का जो अपना जो एक व्यक्तित्व है, वो भी थोड़ा उभर के आया है पिछले कुछ सालों में। दूसरी चीज जो मैंने कई बार कहा है कि ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ था, इस बार पहले भी हुआ था, लेकिन पहले वो केमिस्ट्री नहीं थी। इस बार आप नोटिस करोगे कि जितनी रैली थी उसमें, अगर राहुल गांधी की रैली है तो उसमें समाजवादी पार्टी के झंडे ज्यादा होते थे कांग्रेस की जगह। हाँ ये भी है। तो ये जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन, ये बहुत बढ़ चढ़ के हुआ, जिसका मतलब ये है कि लोगों ने वोट ट्रांसफर किया एक दूसरे का, जो पिछली बार नहीं हुआ। तो ये नहीं कि वोट अचानक से पैदा हो गए, वोट तो वही है, लेकिन वो किस तरह से लोगों ने वोट दिया, वो उस पर रिजल्ट डिपेंड करता है। जी सर, एक बीजेपी ने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी थी तो ये था कि भाई मंदिर पॉलिटिक्स है, इसके सहारे बीजेपी मतलब बहुत अच्छा करेगी। ये इनकी गलतफहमी है। लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि भाई, और ये मैसेज है, ये मैंने शुरू भी किया कि इन लोगों को, सरकार के लिए ये मैसेज भी है, एक संदेश है कि लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते हैं। लोगों को रोटी रोजी चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, शांति चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो सब आपको देनी होगी ना। अगर आप वो नहीं देंगे तो फिर अकेले मंदिर से काम नहीं चलता। फिर बन गया मंदिर, लोगों ने, कोई ये भी हुआ ना, बन गया तो बन गया, फिर उसके आगे क्या? ये भी है। तो ये एक, अच्छा, फिर ये भी मैसेज था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बना दिया, पुराना एक झगड़ा चला रहा था, उसको रिजॉल्व कर दिया आपने। चंदा इकट्ठा करके जो भी है उसमें कुछ खाया, कुछ बनाया, जो भी कुछ किया उसकी रिपोर्ट भी आती रही। ये भी है। दूसरी चीज, जो लोकल वहां लोग ये हारे, तो बात सही है कि मंदिर वहां पर था और अयोध्या से वो जुड़ा है, लेकिन अयोध्या तो बहुत छोटा सा इलाका है। ये भी है। ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी तो बहुत बड़ी है, और ये लोग भूल गए
कि उस इलाके से मित्र सेन यादव सीपीआई के जीत चुके हैं, वहीं उसी अयोध्या से। हाँ, जिनका जब बाकायदा झगड़ा चल रहा था, अब तो झगड़ा निमट गया, ये लोग जीते थे। और मुलायम सिंह की सरकार जब बनी थी, ये इसके पूरा इसी आंदोलन के चक्कर में, मंदिर आंदोलन के चक्कर में के दौरान ही, उस वक्त भी फैजाबाद की बहुत सारी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो वहाँ का जो कॉम्बिनेशन है, कास्ट कॉम्बिनेशन, जो भी कुछ आप कहिए उसको, वो हमेशा से एक तो समाजवादी असर कर रहा है, समाजवादी सोच के लोग हैं बड़ी तादाद में वहाँ पर, इसीलिए सीपीआई के कैंडिडेट वहाँ पे जीते भी पहले भी। और ये अवधेश प्रसाद जो है, ये 9 टाइम्स एमएलए है। हाँ, फॉर्मर एमएलए है 9 टाइम्स। तो ये मतलब कितना पुराना आदमी है ये। सर एक बात आप ये बताओ कि क्या ये शुरुआत है रिलीजियस पॉलिटिक्स के डिक्लाइन की हिंदुस्तान? नहीं, मैं उसमें मैं आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि यहाँ तो वो इतना डीप रूटेड है ओवर द इयर्स। और हमारा जो धार्मिक ध्रुवीकरण है वो इनसे शुरू नहीं हुआ, इन्होंने तो उसको बढ़ाया है। धर्म के नाम पर तो बटे हम रही हैं, बहुत दिन बरसों से है उसका इस्तेमाल, 47 से चल रहा है। हमारे तो देश का बंटवारा ही धर्म के नाम पे हुआ, और वो एक सिलसिला चलता रहा। कुछ साल उसमें शांति रही, और ये सब लोग जो इस तरह जो तत्व थे वो उन पर कंट्रोल रहा। लेकिन जो भी सियासत रही वो हमने देखा ही है कैसे सब कुछ शुरू हुआ। उससे इनको एक ऐसे जो शक्तियां हैं उनको पावर में मिली। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो आज हमारे देश में हो रहा है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये राइट विंग अपसर्ज ग्लोबल है। आप देखो ना यूरोप में जाके, यूरोप में क्या है, तो ये ट्रेंड है। हंगरी में, फ्रांस में शुरू हो रहा है, लेपा जो फार राइट पार्टीज है, नेदरलैंड्स में, इटली में ये भी है, ट्रम्प का दोबारा से राइज शुरू हो रहा है। तो ये सब जो हो रहा है, ये एक राइट विंग सोच। कुछ तो हमारे जो लेफ्ट के लोग थे, नॉट रियली लेफ्ट इन द सेंस जो ऑर्गेनाइज लेफ्ट, जो एक साम्यवादी सोच, लेफ्ट विंग सोच के लोग हैं, जो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, उनकी भी गलतियां रही हैं ओवर द इयर्स, जिसका फायदा इन्होंने राइट विंग ने उठाया, क्योंकि ऑल्टरनेटिव यही था। सेंट्रिस्ट पार्टीज तो रहा भी है, लेफ्ट और राइट, ये दो एक्सट्रीम बचे। तो उसमें ये डिसइल्यूजनमेंट जो है वो जो सरकारें थी उनसे लोगों का चल रहा है। तो हम अकेले नहीं है उसमें, और सारे मुल्क के बहुत सारे लोग हैं इसी तरह की सोच के हिस्सा। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि भाई दिस शैल टू पास, सच होगा कि नहीं होगा, लेकिन लगता तो यही है कि ये। सर एक जैसे आपने अभी बात करी इंटरनेशनल उसकी और राइट विंग की, तो अलग अलग कंट्रीज हैं, उनका जो नेशनलिज्म है वो राइट विंग नेशनलिज्म वो अलग अलग है। जैसे मेलोनी का इटली में अलग नेशनलिज्म है, ट्रम्प का अपना है, और अलग अलग देशों में ऐसा हो रहा है। इवन इंडिया का भी अपना एक नेशनलिज्म फॉर्म है। तो उस नेशनलिज्म की आपकी क्या परिभाषा और रियल नेशनलिज्म की आपकी क्या परिभाषा है? पहली बात तो नेशनलिज्म जो है वो एक हमारे लिए हिंदुस्तान में एक इम्पोर्टेड कैटेगरी है। ये यूरोप से ही आया, हमारे यहाँ नेशनलिज्म नहीं था। 19th सेंचुरी में ये इम्पोर्ट हुआ, जिसके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने खुद लिखा है। मैं तिलक का नाम इसलिए ले रहा हूँ, तिलक तो हमारे मतलब सर्वमान्य, हाँ, राष्ट्रवाद की का जनक कह सकते हैं, जो सबसे पहले के लोगों में है। स्वराज इज माय बर्थ राइट, तो ये का एक स्लोगन रहा। तो जब उस आदमी ने ये कहा कि राष्ट्रवाद जो है वो इम्पोर्टेड कैटेगरी है, तो इसलिए उसमें कुछ सच्चाई है। तो सोच समझ के कहा, पढ़ने लिखने वाले लोग थे वो। अब जब वो राष्ट्रवाद हमारे यहाँ आता है तो उसका इस्तेमाल हम लोगों ने एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के लिए किया जी। तो राष्ट्रवाद हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से आया कि हम एक विदेशी ताकत शक्ति के खिलाफ राष्ट्रवाद का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें राष्ट्रवाद को परिभाषित कैसे किया जाए, ये एक बड़ा स्ट्रगल था उस वक्त के लोगों में।
क्योंकि जो जितने भी हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, सब राष्ट्रवादी थे, उसमें तो सब कॉमन है, सब देश को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित करते हैं, ये सोच सबकी अलग अलग थी। उसमें बातचीत से, चर्निंग से एक नतीजा निकला कि हमें एक कॉम्पोजिट राष्ट्रवाद की जरूरत है, ओके। जिसमें सब धर्म, जाति, भाषा, रीजन, सब लोग शामिल हो सके। हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी खूबसूरती है, वो डाइवर्सिटी हमारे राष्ट्रवाद की परिभाषा में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ओके। ये नेहरू, पटेल, आजाद, गांधी, सबकी सोच यही थी कि कोई परिभाषा ऐसी ना हो जिसमें कोई देश का कोई भी नागरिक छूट जाए, जो अपने आप को अलग महसूस करे। जी। तो इंक्लूसिव नेशनलिज्म होना चाहिए, एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, हाँ, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। इंक्लूसिव होने चाहिए। और उसी इंक्लूसिव नेशनलिज्म से आप किसी बाहरी ताकत से लड़ सकते हैं। आप कुछ लोगों को अलग करके लड़ाई नहीं लड़ सकते। अच्छा, ये तो एक उन लोगों की सोच थी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था। ओके। कांग्रेस पार्टी की बात मैं करता हूँ, आज की कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ जो राष्ट्रवादी आंदोलन का एक मजबूत स्तंभ इंजन था, जिसकी वजह से एक लड़ाई चली। उसके बाहर बहुत सारे लोग थे, बात करेंगे, भगत सिंह जैसे लोग। लेकिन मेन जो आंदोलन है वो कांग्रेस के चारों तरफ रहा। अब उसमें ये कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की परिभाषा हुई, उस परिभाषा को एक आइडिया ऑफ इंडिया की बात हम करते हैं, जिसको नेहरू के नाम से जोड़ते हैं, जो सही भी है। नेहरू क्योंकि बहुत आर्टिकुलेट आदमी थे, बहुत ज्यादा लिखते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे, तो उस आदमी ने उन सब चीजों को जो एक समरसता, एक कॉम्पोजिटनेस जो पैदा हुई आपसी बातचीत से, उसको एक आइडिया ऑफ इंडिया में संजोया। ओके। तो वो नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया के लिए नहीं है, नेहरू तो रिप्रेजेंट करते हैं उन सब लोगों के आइडियाज जो उस स्ट्रगल में, उस सोच को बनाने में शामिल थे। ओके। तो ये एक, मतलब मैं उस बिल्कुल नहीं मानता, मैंने लिखा भी है उसको, अपने राष्ट्रवाद की एंथोलॉजी में भी इस बात को लिखा था कि भाई ये सब जो हुआ ये नेहरू ने तो रिप्रेजेंट किया। तो नेहरू बहुत आर्टिकुलेट आदमी, पढ़े लिखे आदमी, और एक खूबसूरती से लिख सकते थे, ये लिखा भी। ये भी है। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया उनसे जुड़ा, गलत नहीं जुड़ा, जुड़ना भी चाहिए क्योंकि उस आदमी ने उसको परिभाषित किया। लेकिन उसी पीरियड में जब ये कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, जिससे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की बात होती है, उसी समय दो और राष्ट्रवाद सामने आते हैं। एक हिंदू राष्ट्रवाद, जो इस राष्ट्रवाद से अपने आप को अलग देखना चाहता है, जो कहता है कि साहब हमारा राष्ट्रवाद तो हिंदू धर्म पर आधारित है। ओके। जो यहाँ देश में जो मेजॉरिटी रहने वाले लोग हैं, उन्हीं का राष्ट्र है, और उन्हीं के चारों तरफ राष्ट्रवाद भी होना चाहिए। और गुरु गोलवालकर जैसे लोगों ने बाकायदा लिखा है, वो तो सारा डॉक्यूमेंटेड है कि देश के 3 दुश्मन हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट। ये तो पूरा वी द नेशन डिफाइंड, उसमें पूरा लिखा ही है, उसमें आपको लेना ही नहीं कर सकता, तो छपी हुई किताब आज भी मौजूद है। तो ये सब चीजें उन्होंने बताने की कोशिश की, उस राष्ट्रवाद को परिभाषा देने की कोशिश की जिसमें एक्सक्लूजन था, जिसमें कुछ लोग शामिल नहीं थे। वही राष्ट्रवाद मुस्लिम लीग ने अपनाया। ओके। मुस्लिम लीग ने बात की, टू नेशन थियरी की, कि हमारे देश में दो राष्ट्र हैं, 2 नेशंस, एक हिंदू एक मुसलमान। जिसको कांग्रेस ने चैलेंज किया, मौलाना आजाद ने चैलेंज किया कि भाई राष्ट्र जो है वो राष्ट्रवाद कभी धर्म पर आधारित नहीं होता। ये भी है। दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि दुनिया में अगर आप मिसाल देखें तो धर्म जो है, राष्ट्रीयता के मुकाबले धर्म लोगों ने ज्यादा बार बदला है। ये भी है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद नहीं बदला। जहां आप रहे हैं तो रहे उसी राष्ट्र में है, लेकिन धर्म बदल लिया आपने। तो दुनिया में बहुत सारी मिसाल मिलेंगी ऐसी। जी। तो ये जो
लिंक है ये बेसिकली फॉल्टी है, ये हो ही नहीं सकता। तो धर्म को राष्ट्र से आप नहीं जोड़ सकते। राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है जो 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 सम्मिलित है, जिसमें सब लोग शामिल हैं, तभी आप एक राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। ओके सर, जैसे टैगोर का अपना नेशनलिज्म था, गांधी का अपना नेशनलिज्म था, तो उसको आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं और मॉडर्न टाइम्स में उनकी आज क्या परिभाषा है और कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है? देखिए, टैगोर ने 1917 में एक छोटी सी किताब लिखी, जो उनके लेक्चर्स, जो उन्होंने ट्रैवल किया जापान, अमेरिका, यूरोप, इंडिया, जगह जगह, वहाँ उन्होंने राष्ट्रवाद को परिभाषित किया। कल ही मैंने मैंने कुछ दिन पहले एक किताब आ रही है अभी आने वाली कुछ दिन, तो एक ईरानी स्कॉलर है, उन्होंने लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर, फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ओके। और मैंने उसका प्रीफेस लिखा है, बड़ा लंबा, 10,000 वर्ड्स का। हाँ, तो एक ऐसे है प्रीफेस क्या, अगर आई वांट टू यू टू राइट अ लॉन्ग दिस योर ओन व्यूज, तो मुझे अच्छा लगा कि मौका मिला और पढ़ने का जी। तो उसमें ये है कि टैगोर ने हमेशा अपने राष्ट्रवाद की जब बात की, कहा कि राष्ट्रवाद एक बहुत ही भयानक इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है, हथियार है, जो सरकारें, जो लोग पावर में हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और मेरा राष्ट्रवाद, मैं उस राष्ट्रवाद को मानता ही नहीं हूँ, मैं मानता हूँ इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी इज अबव एवरीथिंग एल्स। तो वो उनकी जो पूरा ऐसे है, वो ह्यूमैनिटी पर बेस्ड है। सारे आर्ग्यूमेंट इंसानियत, ह्यूमैनिटी पर बेस्ड है। और फिर वो ये कहते हैं कि साहब, मैंने जो कहा वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने प्रूव कर दिया मुझे सही, राष्ट्रवाद सही, तो सब झगड़ा शुरू हुआ। ये भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने फिर प्रूव किया। ये भी जो हिटलर ने राष्ट्रवाद का जिस तरह से इस्तेमाल किया, एक धर्म विशेष को प्रमोट करने के लिए, हाँ, को निशाना बनाकर, तो वो तो धर्म आधारित तो था राष्ट्रवाद। उसमें हमारे में आजकल जो हो रहा है उसमें क्या फर्क है? वहां भी एक कम्युनिटी टारगेटेड थी, आज भी उस तरह की कम्युनिटी टारगेटेड। ये भी है। फर्क सिर्फ ये है कि हम 21st सेंचुरी में 2024 में रह रहे हैं, और हम एक बहुत बड़ा मुल्क है। मैं ये बार बार कहता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ हमारे साइज है। ओके। हमारा स्ट्रेंथ हमारी डाइवर्सिटी है, भाषाई डाइवर्सिटी, धार्मिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमारी हेट्रोजेनिटी हमारी स्ट्रेंथ है। तो जो जर्मनी ने कर पाया, या जो पाकिस्तान हमारा पड़ोस में कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में क्या बचा है? जो एक बंगाल और पंजाब था, वो बंगाल भी गया, तो पंजाब रह गया। ये भी है। तो उसमें बहुत आसानी से आप धर्म को भी वैंडलाइज कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वो। उनका इस्लामी कुछ अलग है, क्या किया ये बात। और दुनिया भर की जो ये अपना वायलेंट हेट फिल्ड बॉडीज है, चाहे वो लश्कर तोयबा हो, ये वो सब हाँ, वो पाकिस्तान में हुआ है। जो इस्लाम में और इस्लामी मुल्कों में नहीं, इस्लामी मुल्क तो 50 से ज्यादा है, 60 के करीब है। हाँ, 55 या 60। हाँ। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, ये राष्ट्रवाद को, जो पाकिस्तान का राष्ट्रवाद है फॉर एग्जांपल, वो उनकी बुनियाद में है। उनके बुनियाद रखी गई टू नेशन थियरी के आधार पर। तो आपको जब ये बताया गया कि आप एक इस्लामिक मुल्क है और इस्लाम के नाम पर आपने मुल्क बनाया, जो हमारे अरबानी जी और जसवंत सिंह बाद में कहा गया था, वो तो जिन्ना ने बड़ी सेक्युलर स्पीच दी थी। अरे भाई, सेक्युलर स्पीच तो दिया जब बना गया था, बन गया। और सर ऐसा क्यों था, क्यों सोचा उसने बंदे ने, उसने यूज किया मतलब रिलीजन बनाने के लिए? वो आदमी बेसिकली धार्मिक नहीं है ना। हाँ, रिलीजियस तो था ही नहीं वो तो रिलीजियस था नहीं, वो सॉसेज खाता था वो वैसे ही है जैसे सावरकर है। सावरकर तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एथीस्ट है। सावरकर ने लिखा है धर्म से तो कोई संबंध ही नहीं, लेकिन धर्म का कम्युनलाइजेशन,
धर्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट कैसे इस्तेमाल किया जाए वो ये भी जानते थे और जिन्ना भी जानते थे। और जब बन गया मुल्क तो फिर उन्हें लगा कि साहब अब धर्म की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये बात भाई कैसे जरूरत हो नहीं होगी, आपने बांटा ही धर्म के नाम पर है, तो आप उससे कैसे हट सकते हैं। जिन्ना पे मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम जिन्ना का एवोल्यूशन देखें स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग में उन्हें कहा गया, जैसे सरोजिनी नायडू ने कहा कि हम स्टार्टिंग में वो मेंबर भी थे मुस्लिम लीग के भी, कांग्रेस के भी। हाँ तो जो उनका एवोल्यूशन हुआ या फिर जो वो कम्युनल बने या रिलीजन का यूज किया उन्होंने, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम्युनल बने या फिर उन्होंने रिलीजन को एज ए टूल यूज किया कि उनको एक सेपरेट कंट्री बना दी, या फिर सिचुएशन से उनको ऐसा बनाया? नहीं, कुछ तो ये चलिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वो है, कहना चाहिए प्रोजेक्ट है, पार्टीशन प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंस प्रोजेक्ट। इसको आप न तो मुस्लिम लीग को या जिन्ना को अकेले जिम्मेदार ठहरा सकते, क्योंकि जिन्ना का क्या है, जिन्ना का जो अब जैसे तुमने भी कहा, जिन्ना का आप शुरू का हिस्सा आप अगर देखें तो वो ही इज अ सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर। वो उस वक्त पॉपुलर थे जब गांधी हिंदुस्तान में पैदा भी नहीं हुए थे, गांधी तो साउथ अफ्रीका में थे। हाँ, ये भी उस वक्त जिन्ना की कॉर्नर मीटिंग्स मुंबई में सबसे ज्यादा नौजवान अटेंड करते थे। हाँ? तो ये भी एक क्लैश था जिन्ना और गांधी में, क्योंकि गांधी 1915 में आते हैं, उसके बाद ही टेक्स ओवर विद इन अ फ्यू इयर्स, टेक्स ओवर एवरीथिंग। तो ये भी एक थोड़ा सा एंटीपैथी और कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं जिन्ना का था। और जिन्ना अपने आप को समझते थे कि भाई मैं अच्छा भी पढ़ा लिखा आदमी तो था ही, तो वो भाई जो आदमी तिलक का वकील रहा हो दो बार और बहुत तिलक का बहुत क्लोज से, तो इसलिए वो आदमी कम्युनल तो था ही नहीं शुरू में। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पर हुआ देश में जो सियासत हुई उस समय, उससे मायूस होकर परेशान होकर वो तो हिंदुस्तान ही छोड़ के चला गया। हाँ वो तो इंग्लैंड में रह रहा था, तो वो तो बाद में मुस्लिम लीग वाले गए बुलाने 1930s में। और जब बुला के लाए ये क्या, क्योंकि उनको भी मालूम था कि कोई उस लेवल का लीडर उनके पास नहीं है, उतना आर्टिकुलेट, अंग्रेजी बोलने वाला, इम्प्रेसिव स्पीचेस देने वाला। लिखा जिन्होंने बहुत कम है, बहुत कम लिखा है, गांधी और नेहरू की तरह नहीं है। हाँ जी, उन्होंने बहुत कम स्पीचेज है उनकी, कोई कलेक्टेड वर्क्स आपको जिन्ना के मल्टी वॉल्यूम में नहीं मिलेंगे, कोई लिखा ही नहीं। तो वो, लेकिन वो पढ़ा लिखा आदमी था। तो जब लाए बुला के आने के बाद हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स 1930s में बदल गई थी। जो कम्युनलिज्म है वो एक अपनी चरम सीमा पर था। जिन्होंने उस समय में देखा कि ये बड़ा अच्छा मौका है फादर ऑफ द नेशन बनने के लिए, बस वो भी उस बैंडवैगन में शामिल हो गए। दिल चाहे वहां था कि नहीं था, लेकिन सियासत थी। तो ये सब चीज जो है वो बहुत ही दूसरे तरीके की है, और इनको आप बड़े स्ट्रेट जैकेट में आप नहीं रख सकते। आजकल बड़े आराम से व्हाट्सएप पर लोग कुछ भी कह देते हैं ना, बिना सोचे समझे, और किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहरा दे। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो एक मल्टी स्टारर फिल्म की तरह है। इसमें 10 एक्टर है, तो ऐसे यहाँ है, यहाँ एक गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद, जिन्ना और ये सब लोग नहीं थे, इतने सारे लोग थे। ये तो टॉप के हैं, और नीचे स्टेट लेवल पर कितने लोग हैं। तो इतने सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आप किसी एक को या दो को आप किसी भी अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वेरी कलेक्टिव फेलियर, कलेक्टिव सक्सेस। सर, एक जो गांधी का नेशनलिज्म जो है, हम नेशनलिज्म की बात कर रहे थे जैसे, तो क्या वो ज्यादा प्रैक्टिकल है? देखिए, गांधी का नेशनलिज्म को समझने के लिए 1925 का गांधी का एक भाषण है कलकत्ता में, एक मैकानो क्लब हुआ करता था, अब तो पता नहीं है कि नहीं। वहां उन्होंने एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा कि, उस भाषण का टाइटल भी यही है, इज हेट्रेड नेसेसरी फॉर नेशनलिज्म? क्या आपको किसी से नफरत करना जरूरी है राष्ट्रवादी साबित करने के लिए? तो उसको एक्सप्लेन करते हैं 4-5 पेज में, और ये कहते हैं साहब मैं तो मेरे राष्ट्रवाद की परिभाषा में नफरत तो है ही नहीं, मैं तो अंग्रेजों से भी नफरत नहीं करता हूँ।
जबकि मैं अंग्रेजों से लड़ रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं अंग्रेजों की उच्च सोच से लड़ता हूँ जो सामंतवादी है, जो इंपीरियलिस्ट है, जो एक्सप्लॉयटेटिव है, जो बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहती है कुछ लोगों को, हाँ, जो यहाँ पर काबिज है, जिनको हटाना चाहिए, तो वो सोच के खिलाफ हूँ। तो मैं किसी अंग्रेज से नफरत नहीं करता हूँ, तो मेरा राष्ट्रवाद नहीं मुझे सिखाता है कि किसी से भी नफरत करे। तो हेट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ माय डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। ओके। तो ये गांधी का है, और ये गांधी ने इसी को फॉलो भी किया। हाँ, ये भी है। हाँ, इसी को फॉलो किया। और उसी तरह से आप मौलाना आजाद की बात करें, मौलाना आजाद की जो पूरा राष्ट्रवाद है, जिसको उन्होंने 1927 में एक आर्टिकल लिखा था, इस्लाम एंड नेशनलिज्म। इस्लाम एंड नेशनल, इस्लाम एंड नेशनलिज्म, ओके, इस्लाम एंड नेशनल, 1927। और उसमें उन्होंने पूरी परिभाषा दिया कि इस्लाम और नेशनलिज्म दो अलग अलग चीजें हैं, या ये एक साथ भी रह सकती हैं। क्योंकि एक डिबेट उस वक्त चल रही थी, अल्लामा इकबाल हाँ, वो बाद में जाके वो बाद में हुई। बाद में जाके उन्होंने उस पर एक डिबेट अलग से की। लेकिन कुछ लोग थे जो कहते थे कि साहब इस्लाम जो है वो तो एक मल्टीनेशनल रिलीजन है, इस्लाम में टेरिटोरियल नेशनलिज्म नहीं आ सकता। इस्लाम को आप टेरिटरीज में नहीं बांट सकते, क्योंकि इस्लाम मल्टीनेशनल रिलीजन है, लाइक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह से। 50-55 मुल्क हैं, उस वक्त भी 50 से के आसपास ही थे, 45 हो गए उस जमाने में, लेकिन बहुत सारे मुल्क हैं। तो आप राष्ट्रवाद की अगर बात करते हो तो इस्लाम को राष्ट्रवाद से आप नहीं बांध सकते, टेरिटोरियल नेशनलिज्म से नहीं बांध सकते, जिसको मौलाना ने क्वेश्चन किया कि अगर आप ये बात कहते हैं तो फिर अरब मुल्कों में इस्लाम होने के बावजूद, सब एक मजहब को मानने वाले होने के बावजूद, अलग अलग मुल्क क्यों हैं? ये बात भी है। अगर वही सब एक ही धर्म को मानने वाले हैं और धर्म आधारित राष्ट्रवाद की बात करते हो, तो सबको डिसॉल्व कर देने चाहिए अपनी बाउंड्रीज, हाँ, ये बात, देम ऑल बी पार्ट ऑफ वन नेशन। नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रवाद अलग है, धर्म अलग है। हाँ, ये राष्ट्रवाद की भावना अलग है। एक ही मजहब के लोग दो राष्ट्रों को के रहने वाले हो सकते हैं। और उसका जो लेटेस्ट बेस्ट एग्जांपल है हमारा पड़ोस। डिवीजन होने के बाद 47 में धर्म के आधार पर देश बढ़ता है, और 25 साल के अंदर 1971 में वही मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बटा, वो दोबारा बढ़ जाता है। हाँ, वो कौन सा राष्ट्रवाद पैदा हुआ? इस्लाम तो वही है। वो राष्ट्रवाद था संस्कृति का, भाषा का, आइडेंटिटी का। उस राष्ट्रवाद ने उस मुल्क को बांटा, धर्म वही है। तो ये धर्म आधारित राष्ट्रवाद प्रैक्टिकल है ही नहीं, दुनिया में कहीं प्रैक्टिकल नहीं है, और कहीं भी आप जाइए। तो मौलाना आजाद ने यही एग्जांपल्स दी, और इस तरह से उन्होंने परिभाषा भी दी। तो ये मैंने ये बताया बांग्लादेश वाला, ये मौलाना आजाद ने, मैं उसको बहुत सच नहीं मानता। पता नहीं, एक शोरेश काश्मीरी साहब एक पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था, चट्टान मैगजीन निकलता था, और उस मैगजीन को उर्दू में निकलता था, उसमें एक इंटरव्यू मौलाना का छपा, और 47-48 ऐसी तभी आज़ादी के फौरन बाद, जिसमें मौलाना ने ये कहा, अकॉर्डिंग टू शोरेश काश्मीरी, कि पाकिस्तान बन तो गया है, लेकिन ये 25 साल से ज्यादा एक साथ नहीं रह सकता। ये तो माउंटबेटन ने भी कहा था। माउंटबेटन ने तौर पर ये तो बिल्कुल 25 साल, एग्जैक्ट 25 हो गए ना 71 में। तो ये हाँ, तो ये फिर वो अंग्रेजी में आके एमजे अकबर एक मैगजीन निकाला करते थे, वो बहुत थोड़े दिन चला, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट होके यहाँ पर छपा भी हिंदुस्तान में। तो कहा हो या ना कहा हो, लेकिन मौलाना आजाद ने इस तरह की बातें अपने बहुत से भाषणों में की। उस इंटरव्यू की सच्चाई पर मैं नहीं जा रहा हूँ, वो सच है गलत है जो भी कुछ है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने लिखा भी, बोला भी कि ये एक
एक ऐसा अरेंजमेंट है जो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ओके सर, एक ये हिपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर इंडिया कॉलोनियल नहीं होता तो क्या नेशन बन पाता, और अगर बन पाता तो फिर उसके नेशनलिज्म का आधार क्या होता है? ये एक तो हिस्ट्री में कोई हाइपोथेटिकली आप कुछ डिसाइड कर नहीं सकते। इफ एंड बट्स पर तो इतिहास आप लिख भी नहीं सकते। अगर हम कॉलोनियल ना होते तो हमारा नेशनलिज्म क्या होता? तो क्या होता, तो वो उसका जवाब तो बड़ा मुश्किल है। तो इसी के बहुत सारे सवाल हैं तो इस तरह से आप इफ्स एंड बट्स पर पूछना चाहेंगे, लेकिन उसमें आप जैसा सवाल है उसी तरह का मैं जवाब भी दे सकता हूँ हाँ, लेकिन वो उसका कोई बेसिस नहीं होगा। अच्छा, कोई रेलेवेंस नहीं हाँ, होगा। मैं किस आधार पे कहूंगा, वो क्या सबूत है मेरे पास? तो मैं सोच ही तो रहा हूँ ना। हाँ 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 हाँ, वो ओपिनियन होगा बस एक। ओपिनियन होगा, अब उस ओपिनियन का तो क्या सच्चाई है? उसकी फैक्ट्स पर तो बेस्ड नहीं है। वेरासिटी उसकी क्या है? मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आप माने या ना माने। ये भी है। तो सर चलो इसको लेट इट कर स्किप करते हैं। जैसे 19th सेंचुरी में अलग अलग रिलीजन्स में रिफॉर्म्स हो रहे थे, तो जैसे हिंदुइज्म में राजा राममोहन राय ने किया और अलग अलग हो रहे थे, तो सर सैयद ने इस्लाम में किया, उसके बाद मौलाना आजाद भी दिखते हैं थोड़ा, तो उसके बाद ये खत्म हो जाता है ये पूरा का पूरा सिलसिला। तो इस्लाम में रिफॉर्म्स क्यों नहीं होते? यार ऐसा है, ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं है। इस्लाम में, हिंदुस्तान के इस्लाम की बात आप करो तो हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो रिफॉर्म होने चाहिए थे वो नहीं हुए, लेकिन बाकी दुनिया में जो इस्लाम है उसमें बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। बहुत सारी चीजें, वो ऐसा इस्लाम थोड़ी है जो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक तो यहाँ का इस्लाम, इंडियन इस्लाम जिसको मैं अक्सर कहता हूँ, इंडियन इस्लाम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम एल्सवेयर। क्योंकि हमारे इस्लाम में क्या है, यहाँ का इस्लाम में उसी तरह की जातिवाद है जिस तरह के हिंदू धर्म में है। भाई इस्लाम में तो जातिवाद है ही नहीं। इस्लाम इज इगैलिटेरियन रिलीजन व्हिच टॉक्स ऑफ इक्वालिटी। क्या आप हिंदुस्तान से बाहर अगर आप कहीं जाएं और बताएं कि आप जो है वो आप यहाँ के मुसलमान इस तरह बटे हुए हैं जातियों में, तो लोग आपका विश्वास ही नहीं करेंगे। अरब वर्ल्ड में, अफ्रीका के गरीबी होगी, सब कुछ है वहाँ, वायलेंस भी है, दुनिया भर की और प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं है। रेसेस मिलेंगी, ट्राइब्स हैं, ट्राइबल, जैसे नाइगर में इधर उधर अलग अलग ट्राइब्स हैं, वो मिलेंगे, लेकिन ये जाति नहीं है। हिंदुस्तान में बाकायदा जाति है, उसी तरह से है बिल्कुल जैसे हिंदू धर्म में, जिसका मतलब ये कि यहाँ जो इस्लाम हमारे यहाँ डेवलप हुआ कन्वर्जेंस के थ्रू, यहाँ तक कन्वर्टेड है। मतलब ये तो कितने लोग आए थे बाहर से, जो आए थे आए हुए, अब तो ओवर सेंचुरीज सब कन्वर्जेंस है। अच्छा, उन कन्वर्जेंस में भी ये मैं भी बार बार कहता हूँ, लोग आजकल जो उठाते रहते हैं पोर्ट्स, अरे भाई पोर्ट्स से कन्वर्जन होता तो 500-600 साल सॉरी यहाँ पर हुकूमत रही, मुस्लिम सुल्तान और मुगलों की, इन सब कुछ, तो कम से कम 50% तो मुसलमान हो जाने चाहिए थे, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो तलवार वाली सरकारें थी। ये भी है। तो उन्होंने तो बड़ी, इसका मतलब बड़ी इनकॉम्पिटेंट सरकारें थी अगर उनका ये एजेंडा था, विच मीन्स ये एजेंडा नहीं था कि ये यहाँ जो सरकारें थी, एक ये कहना भी गलत है कि मुगल शासन है। मुगल शासन कहाँ है? मुगल तो एम्परर है, चला तो सारे यहाँ के मिलजुल के यहाँ के सब लोग रहे हैं। राजपूताना में सिवाय महाराणा प्रताप के बाकी सारे जितने भी राजपूत प्रिंसेस थे वो सब तो मुगलों के साथ थे। काफी ने शादियां कर ली थी मुगलों से, काफी ने और तरह के रिश्ते बना लिए थे, लेकिन सब साथ थे और अपनी अपनी जो उनकी छोटी छोटी रियासतें थी उन पर वो खुद अपने शासन करते थे। सिर्फ मुगलों को टैक्स देते थे जो फिक्स होता था। तो ये एक कलेक्टिव गवर्नेंस है। ये तो कॉम्प्रोडोर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये तो सब मिली जुली सरकार थी। वो डेमोक्रेसी वाली मिली जुली नहीं, लेकिन कि भाई आप टैक्स देंगे चलाइए। अब जितनी भी लड़ाइयां हैं हल्दी घाटी से लेके और नीचे तक, वो सारी तो मान सिंह ने लड़ी। अकबर तो एक भी लड़ाई नहीं लड़ी महाराणा प्रताप के खिलाफ,
हाँ, है? तो ये था कि सारे राजपूत लोग थे जो शामिल थे, और लोग थे जो शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे। धर्म आज देख रहे हैं हम, वो हित देखते थे, ये भी। वो अपना हित देखते थे कि उनका इंटरेस्ट कहाँ सर्व होता है बेटर। धर्म नहीं आता है। इक्का दुक्का केसेस हुए होंगे, अगर वो धर्म इतना इम्पोर्टेंट होता। और मैंने इस पे लिखा भी और मैं बोलता भी अक्सर, वो जब उसका झगड़ा होता है शाहजहां के बाद सक्सेशन का, तो उसमें औरंगजेब अपने भाइयों से लड़ता है, इंक्लूडिंग दारा शिकोह। दारा शिकोह तो स्कॉलर है, पढ़ा लिखा है। अब जो तुमने भी सवाल किया था, उस तरह के सवाल लोग करते हैं। हाँ। अगर दारा शिकोह बन जाता तो देश का स्वरूप कुछ अलग होता, औरंगजेब नहीं आता तो कुछ और होता। अब उसका जवाब कैसे दिया है आदमी, होता कि नहीं होता। लेकिन उसमें क्या हुआ, जब औरंगजेब का स्ट्रगल चल रही है अपने भाइयों के साथ, तो मेजॉरिटी राजपूत मनसबदार और राजा वो औरंगजेब के साथ खड़े हैं। हाँ। क्यों? वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको अपना इंटरेस्ट दिख रहा है औरंगजेब में। वो जानते थे औरंगजेब ज्यादा बहादुर एबल कमांडर है, और वो मजबूत रहेगा तो हम भी मजबूत रहेंगे। तो उन्होंने धर्म की तो बात ही नहीं की। धर्म तो हम देख रहे हैं आज, और दारा शिकोह को पिटवा दिया। तो ये हालात हैं कि आप आज बैठ के इतिहास के बारे में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो रियल पॉलिटिक्स है। वो जानते थे, वो अपने धर्म को रखते थे पीछे। उनको मालूम था कि क्या चीज उनके काम आने वाली है, कौन उनका मदद करने वाला है। और बहुत सारी एग्जाम्पल मिलेंगे हमको इसमें। ओके। सो सर, एक ये चीज भी है, मौलाना आजाद के बाद में मुस्लिम लीडर कोई ऐसा हुआ नहीं जिसने वो हाइट्स अचीव करी हो, जिसका वो स्टेचर रहा हो। ऐसा क्यों है? देखिए, मुस्लिम लीडर, पहली बात तो मौलाना आजाद अपने आप को मुस्लिम लीडर नहीं कहते थे। हाँ। उन्होंने इस पर बड़ा एतराज करते थे वो, कि अगर मुस्लिम लीडर बनना होता तो मैं मुस्लिम लीग में होता, मैं कांग्रेस में क्यों होता। तो ये एक स्टोरी भी है कि जब मौलाना आजाद को कैबिनेट में जगह देने की बात हुई सरकार बनने के बाद, तो उनको मुस्लिम कोटे से सरकार में शामिल होने की बात चली। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं कि मौलाना ने रिफ्यूज कर दिया था। मुस्लिम कोटे में बनना होता तो मैं फिर मुस्लिम लीग में जाके बनता, यहाँ क्यों बनता। लड़ाई तो इसी बात की है। तो मैं नेशनलिस्ट लीडर हूँ, मैं सबको रिप्रेजेंट करता हूँ। नाम तो मेरा मुसलमानों का है ना, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमानों का लीडर थोड़ी हूँ। तो इसलिए वो मौलाना के लिए ये चीज उनको खुद पसंद नहीं थी। और उन्होंने इस बात को, फैक्ट्स ये है कि भाई वो मुसलमान थे, तो पॉलिटिक्स धर्म के आधार पर होती थी। तो बार बार होता। अच्छा, आज भी आपके सवाल दिमाग में इसीलिए आया क्योंकि हम आज भी धर्म के नाम पर बात करते हैं, पॉलिटिक्स में भी करते हैं, वोट भी उसी के हिसाब से करते हैं, पार्टियां टिकट भी उसी हिसाब से देती हैं। तो वो कितना भी आप कहिए, लेकिन वो धर्म हमारे एट द बैक ऑफ द माइंड से रहता है। लेकिन मेरा अपना सोच हमेशा से है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को किसी मुस्लिम लीडर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों के लिए एक सेक्युलर, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग हिंदुस्तानी की जरूरत है जो उनको रिप्रेजेंट कर सके। वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर मुसलमान है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं भी है तो किसी और धर्म का भी है तो क्या परेशानी है। अगर उनके साथ खड़ा है, उनके हित को की रक्षा करता है, उनकी भलाई की बात करता है, उनको सिक्योरिटी देता है, तो फिर उसको मुसलमान होने की जरूरत क्यों है। वो हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, कोई भी जो एकोमोडेटिव है, जो रेस्पेक्ट करता है सबकी, धर्म के नाम पर बांटता नहीं है, वो लीडर मुसलमानों को चुनना चाहिए, और चुनते भी रहे। हुआ भी है पहले से। सारे में लालू के साथ खड़े हैं,
10 साल से मुसलमान हम्म लालू के साथ करप्शन के चार्ज दे रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन ये कि वो एक धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है उसमें वो उस आदमी की बड़ी ऑनेस्ट पोजीशन रही है। हम्म ये भी है सर। दूसरा इसमें ये भी है कि मुस्लिम की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो 15% पॉपुलेशन होने के बाद भी सिर्फ 5% रही है। और दूसरा दूसरा ये भी है कि जैसे कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने फॉर श्योर ग्रांटेड ले लिया कि ये मुस्लिम वोट तो हमारे है ही हैं, तो हम इनको टिकट दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आने ही है, और वो किसी और को टिकट देते हैं। और ऐसा भी है कि वो विनेबल सिचुएशन में भी नहीं दिखते कई बार कि ये कैंडिडेट जीत भी नहीं रहे तो किसी और को दे देते हैं टिकट। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम हो रहा है मुस्लिम्स के साथ में, इसको क्या कैसे देखते हैं? ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि जिस तरह का देश आज है हमारा, उसमें मुश्किल ये होती है वो हर पार्टी के साथ है, और ख़ास तौर से उन पार्टीज के साथ जो मुसलमानों का वोट पाना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी तो ऐसी है कि जो उम्मीद रखती है कि उनको मुसलमान वोट नहीं देगा, क्योंकि उनका अपना प्रोफाइल एंटी मुस्लिम प्रोफाइल है। भाई आप जब गाली दोगे खुलेआम मंच से, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो किसी भी कम्युनिटी को? आप जब दलितों को बुरा कहोगे तो दलित भी आपको वोट क्यों देंगे? या किसी भी, अब राजपूतों के खिलाफ अभी हुआ इस इलेक्शन में, भी राजपूत तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान राजपूत भी है कन्वर्टेड, और जाट भी है, लेकिन उन्होंने इस बार ओपनली पंचायतें की, और सिर्फ इसलिए की क्योंकि एक बीजेपी के लीडर ने राजपूतों के बारे में बुरा भला कहा और माफी भी मांगी, उसको भी बीजेपी ने टिकट भी दिया, वो जीते भी। तो उन्होंने मिलके सबने फैसला किया हम नहीं देंगे वोट। तो ये तो एक बिल्कुल ओपनली वो था कि एक कम्युनिटी ने डिक्लेयर करके वोट नहीं दिया। ठीक है। तो जहाँ इस तरह के केसेस हैं वो मुसलमानों के साथ है, क्योंकि एक बड़ी तादाद है, और वो अक्सर बात इसकी होती है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि मुसलमान उस पार्टी को वोट देगा जो उसको सिक्योरिटी की गारंटी देगा। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसमें मैं धर्म देखता नहीं हूँ, गरीबी, एम्प्लॉयमेंट, रोजी रोटी, ये बड़े सेक्युलर कॉजेज हैं, इसमें धर्म नहीं आता। गरीब है, वो हिंदू मुसलमान बाद में है, पहले गरीब है, पर उसको भी धार्मिक बना देते हैं लोग, तो उसको आप धार्मिक इश्यू बना देते हो। गरीब मुसलमान तो गरीब हिंदू की तरह से है, उसके बच्चे को नौकरी चाहिए, उसको खाने पीने के लिए रोटी रोजी चाहिए, तो उसको आप मुसलमान हिंदू क्यों बना रहे हो भाई? बात यह है कि मुसलमान तब बनता है जब वो उसकी जिंदगी इनसिक्योर हो जाए। क्या आप बुलडोजर जस्टिस से आप फैसला करें? तब यूनिटी चाहिए, तब वो इनसिक्योर फील करता है, तब वो उस पार्टी के साथ जाएगा जो उसको सिक्योरिटी की गारंटी देगी। पर वो भी तो मिसयूज तो करती है वो पार्टी भी। वो उसका क्या करें, वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। मैं सिर्फ मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न की बात कर रहा हूँ जो तुमने पूछा। मुसलमान उसके साथ खड़ा होगा, खास तौर से वल्नरेबल। मैं अपने आप को मुसलमान उस तरह का नहीं मानता हूँ, हम तो प्रिविलेज्ड लोगों में है भाई। हम मुसलमान को रिप्रेजेंट थोड़ी कर रहे हैं। मुसलमान वो है जो रोज सड़क पे निकलता है मजदूरी करके खाने कमाने के लिए, वो वल्नरेबल है। ये भी है। तो वो मेजोरिटी में है, 80-90% तो वही लोग हैं। हाँ वही है, वही लोग हैं, इवन 95%। हाँ 95%। तो वो आदमी तो किस तरह सोचता है वोट करते हुए? वो हमारी तरह नहीं सोचता, वो उसके अपने इश्यूज है। ये भी है। सर आपको क्या लगता है कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा 10-20-30 साल बाद जब धर्म और राजनीति अलग अलग होंगे, या ऐसे ही चल रहा है? अभी तो मुझे नहीं लग रहा है, तो अभी तो मतलब काश ऐसा हो, उम्मीद तो की जाएगी, करेंगे भी, और कोशिश भी अपनी तरफ से यही करेंगे कि भाई भाईचारा रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत रहनी चाहिए। धर्म अलग चीज है, धर्म के आधार पर बंटना नहीं चाहिए, किसी को बांटना चाहिए। जो लोग बांटते हैं उनको लोग समझें, चाहे वो मुसलमानों के नाम पे बांटे चाहे हिंदू के नाम पे बांटे, उनको समझना चाहिए। ये भी है। आप जो बांट रहे हो, लोगों को एहसास होना चाहिए कि अब तो मतलब ये
75 साल आज़ादी को हो गए। एक मुल्क के हिस्ट्री में तो बहुत 75 साल कुछ भी नहीं होते, लेकिन ये कि अब जब यूरोप की जो डेमोक्रेसीज है उनको तो कई सेंचुरीज लगी। कई सेंचुरी उस वहां तक पहुंचने में। हम तो अभी 75 साल में तो 100 साल भी नहीं हुए। तो हमें तो मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। उस चीज को ध्यान में रखो तो वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। वी आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस वेयर वी आर इवॉल्विंग ट्रांजिटरी फेज एज अ डेमोक्रेटिक नेशन, ओके। because democracies take centuries to stabilize and take a form of a stable nation. ओके सर, पंजाब से अमृतपाल सिंह जीत के आए हैं हाँ और एक सरबजीत सिंह जीत के आए हैं। ऐसे लोग जीत के आ रहे हैं, ये क्या भाई, कैसे अब ये देखते हैं? देखो ऐसा है कि और खालिस्तानी मूवमेंट को कितना बल मिलेगा इस चीज से? खालिस्तानी मूवमेंट को कुछ नहीं बल मिलने वाला। वो तो मैं तो लोग पॉलिटिक्स करते हैं। खालिस्तान मूवमेंट कुछ नहीं है। ये लोग जिन्होंने अमृतपाल के साथ भी जो कुछ किया, जिस तरह का भी बिहेवियर हुआ, जो सरकार ने जैसे बिहेव किया, जैसे उसने खुद अपनी एक सोच उसकी रही है, तो वो उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं कुछ हद तक, और करना भी चाहिए। मतलब वो सोच बांटने वाली है। लेकिन डेमोक्रेसी में जब आपने वोट का अधिकार दिया है तो लोग कैसे सोचते हैं उस पर मेरा और आपका कंट्रोल कहाँ है? ये बात भी है। तो अब जो आप देख पा रहे हैं वो और लोग जो देख रहे हैं ना, लेकिन वो अमृतपाल को और तरह से देखते हैं, हम और तरह से देखते हैं। मैं अगर वोट देता तो हो सकता मैं ना देता उसको, लेकिन अब जहाँ से वो लोग जीत के आया है और कितने बड़ी मार्जिन से जीता, जेल में रह के जीता, अब वो एम आई टू से कि भाई ये गलत हुआ, भाई मुझे क्या अधिकार है? भाई लोगों ने जिताया। वहां डेमोक्रेसी में अगर आप अधिकार देते हो लोगों को तो फिर वो अधिकार का प्रयोग लोग कर रहे हैं। ये भी है। अब उस राजनीति से मैं कितना भी डिफर करता हूँ, लेकिन लोग तो भागीदारी है ना उस वोट में, लोग वोट देके जिताया लोगों ने। ये भी है। अब उस पर हम क्या कहें? सर बात तो ठीक है आपकी। आपने इतने चुनाव देखे हैं अभी तक, इस चुनाव में जो कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा था, क्या किसी चुनाव में पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। इसमें ऐसा है कि ये लोग बार बार इस बात को उठा रहे हैं, अब उठा रहे हैं कि साहब ये तो मिसयूज हुआ, राहुल गांधी ने और अपोजिशन की पार्टीज ने ये सरकार के खिलाफ। अरे भाई, आपके अपने लोग कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करते थे, जिम्मेदार लोग, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आपके मिनिस्टर्स 400 पार की बात कर रहे, अब 400 को सीधा जोड़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये अब वो बदलता कि नहीं बदलता? आप अगर अब ये कहते हैं बार बार कि सब संविधान में तो संशोधन पहले भी हो चुके हैं। अभी संशोधन को आपसे किसने मना किया? अगर पहले जो संशोधन हुए वो पार्लियामेंट में डिबेट के साथ हुए, कंसेंसस बना के हुए, कई बार ऑपोजिशन पार्टीज ने एग्री भी नहीं किया, मेजोरिटी से हो गया, लेकिन काफी संशोधन जो है वो डिस्कशन के बाद हुए। ये भी है। तो इस तरह का संशोधन आप भी कर सकते हैं अगर कोई चीज इसमें आप करना चाहते हो। पर सर दोनों तरफ से डर का और भय का माहौल तो बनाया गया है। एक तरफ बोला कि ये 400 पार आ गई तो चुनाव नहीं होंगे, ये आ जाएगा वो हो जाएगा। दूसरी तरफ ये तो पॉलिटिकल आपकी बहस खोलने जाएगी, आपको जिहादी है हमारे, ये पता नहीं क्या क्या। जब जिम्मेदार लोग अपने स्पीचेस में, अपने कैंपेन्स में भैंस की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे और आपके मकान की बात करेंगे, तो अब जाहिर है कि उससे कोई अच्छा मैसेज तो जाता नहीं। अब आप कितना भी कहोगे भाई धर्म के नाम पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हमने क्या कर रहे हो? बोले हम आप धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की बात होती है और एक जनरली घुसपैठिया कहने की बात होती है, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली बात होती है। तो ये तो जो प्रधानमंत्री देश का जब इस तरह की बात बोलेगा तो उसका एक असर तो जाहिर है कि होगा ना लोगों में। हाँ, ये भी है। तो आप किसी और को जिम्मेदार आप क्या ठहराएंगे जब आप खुद एक गैर जिम्मेदार एक हिंदुस्तानी की तरह से इतनी बड़ी पोजीशन में बैठने के बाद भी अगर आप बोलते हैं वो तो दुख भी होता है। हमें भी हुआ, ये क्या मतलब हुआ?
आप घुसपैठिया कह के आप रोहिंग्या बना दिया सबको, है ना? या बांग्लादेशी घुसपैठिया को जैसे बोलते हो ऐसे आप सारे सबको बोल रहे हो। तो ये सब चीजें बहुत इररेस्पॉन्सिबल है, और वोट के लिए इतनी इररेस्पॉन्सिबल बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए। पार्टी कोई भी हो, आपको अपनी पोजीशन, अपना जो एक स्टेचर है उसको बना के रखना चाहिए। वोट के लिए आप कुछ भी कहते हैं, वो चीज गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। ओके। वो उसी से ये कॉन्स्टिट्यूशन को लेके भी जो गलतफहमियां पैदा हुई उसी इसीलिए हुई, क्योंकि बार बार लोगों ने कहा, कहते रहे बार बार। ये ऐसा है सर। एक बात और भी की प्राइम मिनिस्टर ने कि गांधी फिल्म बनने से पहले कोई नहीं। अब गांधी फिल्म बनने से पहले ये कोई, तो आप बताओ सर, जानते थे नहीं जानते थे? कोई ये बताइए कि 1982 से पहले कितने मुल्क हैं दुनिया में। एक अब कल हम कुछ एक वीडियो के देख रहे थे, कहीं नाइगर कंट्री है अफ्रीका का, जो सबसे गरीब मुल्क माना जाता है, सबसे गरीब। हाँ, मतलब पॉवर्टी वो सब सहारन अफ्रीका में है, वेस्टर्न अफ्रीका, और लैंडलॉक्ड है चारों तरफ। चैड, नाइजीरिया, ये सब मुल्क है, बीच में फंसा हुआ है। वहां पर इतनी गरीबी होने के बावजूद एक उन्होंने बड़ा इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉन्फ्रेंस कॉम्प्लेक्स, अपनी राजधानी में। और उसका नाम क्या रखा? महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेंटर फॉर। अच्छा। कैन यू इमेजिन? और महात्मा गांधी का बड़ा स्टैचू है, आप खोल के कभी नागर कर वो देख लेना वीडियो। अच्छा अच्छा। तो ये ऐसे ऐसे अफ्रीका के मुल्क में जहाँ खाने को नहीं है, जहाँ गरीबी बेइंतहा है, वहां पर गांधी का ये एहतराम है, ये इज्जत है। तो ये चीजें, और मतलब मैं तो कितने साल पहले मेक्सिको 1990s में कभी मेक्सिको सिटी में था, तो वहां पर बाकायदा जो मेन जो मार्केट है उसमें एक बड़ा सा महात्मा गांधी बुक स्टोर है। अच्छा। हाँ, क्या लेना देना उनका महात्मा गांधी से? भाई यही लेना देना है कि वो महात्मा गांधी की सोच से प्रभावित है, इज्जत करते हैं। महात्मा गांधी की नेशनैलिटी क्या है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। धर्म क्या है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्होंने कभी देखा है महात्मा गांधी को? कभी नहीं। तो उसके बाद भी एक सम्मान देने की कोशिश की, और स्टैच्यूज तो कितने सारे हैं, कितने स्टैम्प्स मुल्कों ने निकाल दिए गांधी पर। हाँ, ये भी है। 1950s 60s 70s, आज से थोड़ी सालों से। तो ये तो एक बड़ी बहुत ही मतलब क्या कहें, ओके। अजीब सोच है। इस पर कुछ कमेंट भी करना बहुत अच्छी बात नहीं है। सर, बीजेपी का जो एग्रेसिव और ये था चुनाव लड़ने की जो नीति थी, एरोगेंट और एग्रेसिव वाली, क्या यही लीड हुई उनकी टिकट? एरोगेंस तो हमेशा, देखिए, एरोगेंस तो हमेशा अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाती है। कुछ दिन चलता है एरोगेंट बिहेवियर, उसके बाद लोग समझ जाते हैं। क्योंकि उन लोगों को भी बुरा लग रहा था जो एक मुल्क में सपोर्टर थे। ओके। उनको भी अच्छा नहीं लगता था, उनको भी लगता था कि गलत है। ओके। तो एरोगेंस तो, मॉडेस्टी तो ऐसी चीज है, आप जो है वो मतलब अगर आप में अगर कुछ है, वो मैं तो पेड़ की मिसाल देता हूँ, जो लोग बहुत पुरानी मिसाल है कि भाई अगर फल आते हैं तो फल वो पेड़ को झुकाते हैं। हाँ। पेड़ वही सीधा खड़ा रहता है जिस पर फल नहीं आते। हाँ। जिसको फल आएंगे वो झुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अगर कुछ है तो आपके अंदर मॉडेस्टी होनी चाहिए, आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते। हाँ। ये थोड़ा सबक है, अगर कोई समझदार है उसको सबक लेना चाहिए। सर, पार्लियामेंट की जो हमले की जो बरसी थी, उस पर कुछ नौजवान कूद गए थे और वो जहाँ जाके हंगामा किया पार्लियामेंट में, और अपने आप को भगत सिंह का वो फैन और इंस्पायर्ड बाय बता रहे थे। आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि भगत सिंह का काम सिर्फ जिंदगी में यही नहीं था। भगत सिंह ने पार्लियामेंट में जो कुछ किया, उसके पीछे भगत सिंह की सोच है। आप पहले भगत सिंह की सोच से जुड़िए, उसके
उसके कृत्य से, काम से नहीं जुड़ रही है, जो एक्शन से नहीं जुड़ी है, वो तो बाद में है। हाँ। भगत सिंह को भगत सिंह कैसे बने? भगत सिंह को भगत सिंह किसने बनाया? भगत सिंह को भगत सिंह ने उस बॉम्ब ने नहीं बनाया जो वहां फेंका गया। भगत सिंह को वहां याद इसलिए करते हैं क्योंकि भगत सिंह ने एक वैचारिक सोच समझ ली छोड़ी। एक नौजवान होते हुए हमारे राष्ट्रवाद की परिभाषा है दी, ऐसी सरकार की परिकल्पना किया जिसमें 98% लोगों की भागीदारी हो। ये भगत सिंह का नौजवान भारत सभा का मैनिफेस्टो है। इसमें भगत सिंह ने कहा कि मैं ऐसी भारत की कल्पना करता हूँ जिसमें 2% अमीरों का शासन ना हो, 98% लोगों की भागीदारी हो। तो ये सोच भगत सिंह की है, उससे जुड़ी है ना। सर उन्होंने नेशनलिज्म पे क्या कहा था उसके बारे में बताइए। भगत सिंह ने कहा कि भाई नेशनलिज्म मेरे लिए, मेरा जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद नहीं है जहां मैं अपने ही देश के नागरिकों के साथ न खा सकूं न बैठ सकूं। हाँ। वो छूत के प्रश्न पर अच्छा। जो उन्होंने लिखा कि भाई ये कौन सा राष्ट्रवाद है जहां मैं अपने ही देश के एक बड़े सेक्शन को अपने साथ नहीं बैठा सकता, उसका छुआ हुआ खाना नहीं खा सकता। तो मैं तो ऐसे राष्ट्रवाद की कल्पना भी कर सकता। मेरा राष्ट्रवाद तो वही है जहां सबको जोड़ के देखा जाए, धर्म और जाति के नाम पर जहां विभाजन ना हो, जहां जेंडर के नाम पर विभाजन और जेंडर की बात की। हाँ? और ये सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा, यही जबान बिल्कुल। आज जो बोस की बात करते हैं, बोस का स्टैचू लगाने से सुभाष चंद्र बोस का सम्मान नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस का सम्मान होता है, और आईएनए से भी नहीं होता है। आईएनए तो सुभाष चंद्र बोस का सबसे आखिरी कोशिश है। सुभाष चंद्र बोस 1920 और 1930 का सुभाष चंद्र बोस क्या है वो देखो ना, कितना लिखा, पढ़ते नहीं। धर्म के खिलाफ, छूत अछूत के खिलाफ, महिलाओं के सम्मान और बराबरी के लिए। तो ये सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग तो क्या कहें, आप पढ़ते भी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ते नहीं। मेरा सबसे बड़ी शिकायत यही है कि आज के जमाने में हमारे नौजवान बात करते हैं भगत सिंह की बात नहीं मानते। भगत सिंह को मानते हो, भगत सिंह की नहीं मानते। भगत सिंह को मान के क्या करोगे भाई, जब तुम्हें यही पता नहीं कि भगत सिंह है कौन। ये बात भी है। तो वो पहले ये तो देखो ना, भगत सिंह ने क्या लिख के छोड़ा। चाहिए उन लोगों में है जो बहुत कुछ लिख के छोड़ गए। दुख की बात ये है कि अच्छा, भगत सिंह का लिखा हुआ कितनी भाषाओं में अवेलेबल है, ये भी शिकायत नहीं है। अब अंग्रेजी और हिंदी और ये की कोई बंदिश नहीं। तब मेरी अपनी किताब 6 किताबों में है। मैंने तो अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में है, तमिल में है, मलयालम में है, पंजाबी में है, बंगाली में है। पढ़ो ना। तो बात यह है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते और बड़ा कन्वीनियंट रास्ता ढूंढते हैं। 23 मार्च को भगत सिंह का फोटो लगाया, हमारा डाल दी, फिर अगले 23 मार्च का इंतजार करेंगे। हाँ, ये भी है। तो हम अगर अपने सब ये तो ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनके साथ इस तरह का बिहेवियर हमारा रहता है, तो फिर अब शिकायत किस बात की है। जी सर, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री एंड मैनिपुलेशन ऑफ हिस्ट्री, ये तो हिस्ट्री तो एक बड़ा ऐसा है ना आज के हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे प्रेजेंट में कुछ नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सके, तो हम इसलिए पुरानी बातें करने पास्ट की बात करते हैं, क्योंकि कुछ दिखाने को नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। आप फिर पास्ट को डिस्टॉर्ट करते हैं। लेकिन पास्ट में हीरो ढूंढने अगर आप जाओगे तो वो हीरो आपका अपनी कमियों और अपनी मजबूती और कमजोरियों के साथ आएगा। अच्छा। आप मिडिवल सेंचुरीज का हीरो ढूंढोगे, शिवाजी या महाराणा प्रताप, तो वो 16th सेंचुरी की जो हिंदुस्तान है वो रिप्रेजेंट करता है। वो हाँ, उसके साथ लेते आएगा। 2024 का हिंदुस्तान नहीं है। ये बात तो ये हीरो ढूंढना बंद करें।
ओके। और हिंदुस्तान में हो या कहीं भी हो, इतिहास से सिर्फ आपको सीखना ही नहीं है, इतिहास से आपको यू हैव टू अनलर्न, देयर आर मेनी थिंग्स हाँ 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 हाँ। व्हिच यू हैव टू अनलर्न फ्रॉम हिस्ट्री, नॉट जस्ट लर्न। ये बात भी सही कर रहे हैं। मतलब इतिहास में सब कुछ अच्छा थोड़ी है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको साल्वेज करना है, जिनको आपको बचाना है और आगे लेके चलना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको छोड़ना है क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है, ओके। वो अपना अपना वक्त में रेलेवेंट थी, आज नहीं है। हाँ सर, एक स्टेटमेंट है कि हिस्ट्री प्रेजेंट को कैसे डिफाइन करती है, मॉडर्न टाइम्स में हिस्ट्री की जरूरत क्या है, हिस्ट्री की जरूरत तो क्या है, और हिस्ट्री प्रेजेंट को कैसे डिफाइन करती है? हिस्ट्री प्रेजेंट को डिफाइन करती है। अगर आप हिस्ट्री को आप उस तरह से पढ़ें जैसे कि पढ़ना चाहिए, जैसे कि एक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव सोच जो होती है, अगर आप आंख बंद करके, दिमाग बंद करके आप पढ़ोगे, तो हिस्ट्री नहीं कुछ भी आप पढ़ोगे, तो फिर आपको आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। अच्छा, कुछ समझ नहीं फिर आएगा। क्या आएगा? पर आपने अगर दिमाग को लॉक कर दिया और आप सिर्फ लॉक करके आप पढ़ रहे हैं, फिर तो आप कुछ समझ तो कुछ नहीं रहे ना। तो वो इतिहास अकेला नहीं, इतिहास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर आदमी रिलेट करना चाहता है, और हर आदमी एक्सपर्ट है इतिहास में, चाहे कभी पढ़ा हो जिंदगी में या ना पढ़ा हो। फिजिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बारे में बात नहीं होगी, इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं होगी, इतिहास के बारे में एक्सपर्ट है क्योंकि वो बड़ा कन्वीनियंट है। वो आप अपने आप को रिलेट कर रहे हो, मेरा इतिहास है, मेरे धर्म की बात है। कहानियां भी तो सुनाते हैं सर। ये पता नहीं है कि इतिहास का मेथड है भाई, हिस्ट्री के लिखने का, पढ़ने का एक तरीका है। इतिहास पे ऐसे थोड़ी कोई कुछ भी बोल दीजिए इतिहास हो जाएगा। तो ये एक बड़ा एक समस्या है इतिहास के साथ कि हर आदमी एक्सपर्ट है। व्हाट्सएप पर जब से आया है, उस पर आप कुछ भी चीज डाल के आप वायरल कर दीजिए, उसके बाद वो जो आप वायरल किया है वो हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। उसको डिनाई करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि 2000-3000 लोग तो उसको वैलिडेट कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं कैसे करूं उसको? तो ये एक बड़ा मसला है कि आप कोशिश ये करते हैं कि जो सुनी सुनाई बात है, बड़ी कन्वीनियंट चीज है, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से मोबाइल पर आपके पास सब कुछ है। सर यही मेरा क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया के थ्रू जो यूथ हिस्ट्री सीख रहा है, स्पेशली रील्स के थ्रू। सोशल मीडिया बड़े यूजफुल चीज है, लेकिन सोशल मीडिया बड़ी डेंजरस चीज भी है। जो अभी हो रहा है कि आपके पास पेशेंस नहीं बची, एक किताब खरीदने की आपकी हिम्मत नहीं है, खरीद भी लेंगे तो आप खोलेंगे नहीं। हाँ, तो सब इस पर डिपेंड करते हैं, जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा। और मैं तो ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इवैल्यूएशन सिस्टम पर्टिकुलरली जो अभी पिछले कुछ सालों से हुआ है, इस सरकार का नहीं है, वो तो पहले से चल रहा है। उन्होंने उसको और एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया, लेकिन ये चल पहले से रहा है कि आप हिस्ट्री में जो है वो 99 मार्क्स आ रहे हैं, 98, 99, 100 हिस्ट्री को मैथमेटाइज कर दिया बिल्कुल। और होता क्या है, आप मतलब हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आपको कम ज्यादा वर्ड्स लिखने के लिए नेगेटिव मार्किंग हो रही है। 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, आजकल तो ये होता है ना सवाल, 200 वर्ड्स। तो हिस्ट्री में लिखने में, हिस्ट्री की तो स्ट्रेंथ ही यही है कि आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, कितना कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप आपने बना दिया, उसमें आपके पास एक्सप्रेशन बचे नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए। जब वो उसको जो इसी तरह जवाब देना है, तो फिर वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत क्या है उसको लिखना ही नहीं है। हाँ, ये बात भी है। तो ये एक बड़ा हमने अपने सिस्टम के साथ बड़ा अन्याय किया है। Okay. जैसे हमने उसको Sir, since you don't believe in God, what is your definition of religion? ठीक है, मैं तो भगत सिंह की जो डेफिनेशन है उसके साथ चलता हूँ। तो मैंने उसी पर लिखा भी है
अभी भी लिखा है, अभी आने वाली है एक पेंगुइन एक किताब छप रहा है, वाई एम एन एथिस्ट, भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूँ, ऐसे है। तो वो प्लस अदर कुछ और राइटिंग भी यूज किया उन्होंने, लेकिन टाइटल वही है, वाई एम एन एथिस्ट एंड अदर राइटिंग्स। तो वो मुझसे उन्होंने एक बड़ा सा प्रीफेस लिखवाया, तो वो भगत सिंह की बर्थडे में आएगी किताब। तो भगत सिंह का जो अपनी सोच है, जिसमें भगत सिंह ने कहा कि भाई भगवान की जरूरत इंसान को क्यों है। मैं तो एक बड़ा धार्मिक परिवार में पैदा हुआ, और मैं गायत्री मंत्र का जाप करता था, और मेरे अच्छे भगत सिंह उस परिवार से थे कि बहुत ही कम परिवार पंजाब में ऐसे हैं जो सिख परिवार, जो आर्य समाजी सिख परिवार। आर्य समाज आखिर में तो हो ही गए थे ऑलमोस्ट। हाँ नहीं, जब उनके दादा ओके, दादा अर्जुन सिंह भी आर्य समाजी थे, उनके पिताजी भी, वो पूरा परिवार आर्य समाजी सोच का था। और भगत सिंह खुद गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे, लिखा भी है अपने वाई एम एन एथिस्ट में लिखा है, नास्तिक क्यों। लेकिन ने कहा कि मैंने जब ये सब कुछ देखने के बाद, इस सब से गुजरने के बाद, पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि धर्म जो है वो सिर्फ एडवर्सिटी में काम आता है, जब आप परेशान है, ये बात तब धर्म याद आता है। बाकी क्या है धर्म की, क्या हासिल है, क्या देता है धर्म। अगर धर्म, भगवान अगर कहीं कुछ है तो भगवान उस जो हमारे यहाँ विषमताएं हैं समाज में, गरीबी है, उन्माद है धर्म के नाम पर, सब क्यों हो रहा है? सॉरी, हाँ क्यों हो रहा है? अगर भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है तो ये कैसी मर्जी है भगवान की? ये भी है भाई एक तरफ तो आप कहते हो कि पत्ता तक नहीं हिलता भगवान के उसके बगैर, हाँ है? तो फिर ये सब क्यों होता है? तो भगत सिंह ने कहा कि ये भगवान तो मेरे लिए ऐसा है जैसे नीरो 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 भगत सिंह ने यूज किया है। हाँ कहाँ है? हाँ, ये भगत सिंह तो ये भगवान तो नीरो जैसा है कि सब कुछ जल रहा है और वो देखा भाई मजे कर रहा है। तो ये एक सोच है कि भाई आपके व्यक्तिगत रूप से मुझे से लोगों को मतलब मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। अच्छा, आपको कभी जरूरत महसूस नहीं हुई तो आप हाथ जोड़ते हो किसी के सामने? नहीं कभी ना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं लगी। क्यों? इसलिए कभी परेशान हुआ कि अब तो कुछ परेशान होने के लिए मैं अपना उसका रास्ता निकालता हूँ। बहुत सारी परेशाानी आई है जिंदगी में, परिवार में भी सब कुछ है, लेकिन ये ठीक है, मतलब तब कैसे आप अपने आप को संभल लेते हो? अपना पाती है स्ट्रेंथ। मतलब जस्ट लाइक एक कॉमन परसेप्शन जो ये है कि रिलीजन को इसलिए मानते कि एक होप मिलती है, वो कमजोरी है आपकी, इंसान की कमजोरी है जो आपको लेके जाती है। वहां से आपको क्या मिलता है? जाते तो आप 50-50 चांस होता है हमेशा। आप कहीं भी जाओगे 50-50 तो ही। जब आपको अगर हासिल हो गया तो सब भगवान ने दिया, जब नहीं हुआ तब उसकी मर्जी, मसलहत है उसकी। ये भी है। तो ये एक भगत सिंह का आइडिया है वसुदेव कुटुंबकम का, जिसके ऊपर आपने लिखा भी है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम का वो एक 1924 में भगत सिंह ने लिखा था, एक बड़ा खूबसूरत सा एक आर्टिकल, विश्व प्रेम, विश्व बंधुता। अब उस वक्त भगत सिंह की उम्र थी 17 साल। अब ये सोचिए आप, 17 साल का लड़का लिख रहा है इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर, और उसमें वो कहता है कि साहब हम तो, हमारे यहाँ तो वसुदेव कुटुंबकम से ही शुरू होता है पहला। लगे ये जो हमारा पूरा जिंदगी का सोच है जो इस पर आधारित है, बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हम इसको अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं? ये बंधुता कहाँ है जीवन में? कहाँ है ये? हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं, हम आपस में दुश्मन ढूंढते हैं। और उसमें पहली पेज पर वो कहते हैं कि साहब हम तो अपने ही क्या है, मैं ऐसी दुनिया की परिकल्पना करता हूँ जहां पर कोई स्ट्रेंजर ना हो,
जहाँ पर कोई अजनबी ना हो। जॉन लेनन भी के गाने में भी है हाँ। सिंह बात है, ऑल आई इमेजिन। तो ये तो इस तरह का जो विश्वबंद होता है उसके लिए आपको बहुत कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा, जो जिसके लिए हम तैयार नहीं है। क्योंकि एक ऐसा ऐसा मुल्क, ऐसी ऐसी दुनिया बनाने के लिए आपको पहले त्याग करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स तोड़ने पड़ेंगे, जिसके लिए हम तैयार नहीं है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। We'll have to destroy to create a new world. तो ये इस तरह की बातें भगत सिंह की हैं जो जो इतना मुश्किल है आज के समाज में। हिम्मत नहीं है लोगों में, और कब लोग हैं ओके जो सर, जो इरफान हबीब साहब हैं दूसरे जो हैं, कितने बार ये कंफ्यूजन हो जाता है। वो मेरी तो पूरी जिंदगी, मेरा जो पूरा 40 साल है वो एक्टिव, मेरी जब से लिखना पढ़ना शुरू किया तब से मुझे सी स्ट्रगल से गुजरना, अभी तक गुजर रहा हूँ। पहले से कम है लेकिन है। और फिर ये भी है कि चैलेंज भी रहा कि आप का नाम एक ऐसे नाम से जुड़ा है, यू हैव टू लिव अप टू दैट नेम। तो आपको नॉट दैट वो कोई बहुत आसान काम है, लेकिन आप कोशिश ये करेंगे कि भाई कम से कम उस नाम को आप सम्मान उसका रखें, थोड़ा करें, तो वो रहता है। लेकिन बहुत सारी स्टोरीज है, वो तो मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ छोटी सी। अच्छा, इतनी? कोई एक बताइए ना, कोई एक बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे चेक ही है, हाँ पैसे का मामला है, हाँ वो भी ऑथर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के। हाँ मैं भी हूँ, हाँ मेरी किताबें हैं, उनकी भी हैं। तो एक बार एक चेक आया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से मेरे पास, तो खोला मैंने, तो देखा मैंने कि भाई ये 10,000 रुपए कुछ ऐसी किताब। मैंने कहा, मेरी रॉयल्टी तो बहुत कम हो गई किताब की, वो तो कई साल हो गए हुए, वो देते कुछ नहीं है, ये कौन सी क्या आ गया। तो वो देखा कि वो इरफान साहब की किताब आई थी, लेटेस्ट नया एडिशन, एग्रेरियन। हाँ, रूरल इन इंडिया, हाँ वो किताब थी, उसकी रॉयल्टी थी। तब फिर वो मैंने फिर उनको इरफान साहब को फोन किया, मैंने कहा एक चेक आया हुआ है, मैं जमा करने जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, जरूर जरूर। तो मैंने कहा मैं भेज रहा था, अब आपको वो खैर वो मैंने करके भेज दिया। फिर कुछ दिन बाद मैंने हिंदू में एक आर्टिकल लिखा, हिंदू 10,000 रुपये देता था एक आर्टिकल लिखने, पता नहीं अब क्या देते हैं। तो वो छपा, और छपने के बाद उन्होंने 10,000 रुपीज का चेक इरफान साहब को भेज दिया। अच्छा, उनको भेज दिया। अच्छा, वो उनके ऑफिस में मेरा एड्रेस भी है, उनका एड्रेस भी है। अब किसी स्टाफ में अकाउंट में किसी ने कहा होगा, जो सामने एड्रेस आया उन्होंने अपना भेज दिया। अब इरफान साहब का फोन आया मेरे पास, भाई वो 2 दिन से चेक पड़ा है, जमा कर दो। मैंने बिल्कुल कर दीजिए, क्या नहीं नहीं नहीं, मैं अब क्या करें, आपको भेज रहा हूँ। और अब देखिए इसमें ना तो आपकी गलती ना हमारी, ये हमारे माँ बाप की गलती है। तो मैंने कहा चलिए क्या करें अब आप। तो कभी सोचे नहीं नाम में थोड़ा बदल देते हैं कुछ? मैंने एस लगाना शुरू किया ना उनके, आपने एस लगाना? हाँ, लेकिन वो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। किताबों में लगाता हूँ, ऑफिशियली तो इरफान अभी भी है ना मेरा, बैंक मेरा बैंक अकाउंट, ये पासपोर्ट वही है, ये भी। लेकिन बुक्स में इरफान साहब के कहने पर ही, अरे भाई तुम सैयद हो तो कम से कम कुछ तो कर लो, नाम चेंज कर दो, क्या करें। तो फिर वो मैंने ऐसे शुरू किया। तो कभी साथ में गए हो आपके? हाँ, एक साथ बोले हैं, एक साथ तो बहुत कई बार तो ये इत्तेफाक हुआ। और आपने तो अपने इंस्टाग्राम पे लिखा, इसीलिए लिखा कि भाई फिर भी नहीं देखते लोग, फिर भी नहीं देखते। तो आपके फॉलोअर तो बड़े ही होंगे उनके नाम से। नहीं नहीं, और तो उसके अच्छा अच्छा, और क्या पढ़ना है। सर एक सलमान रुश्दी भाई साहब हैं, बेचारे बचे हैं। हाँ भाई, और डॉक्टर ने बताया कि जिसने आपको चाकू मारा
उस बेवकूफ को ये पता नहीं था कि चाकू से आदमी को मारते कैसे हैं। हाँ नहीं तो अच्छा टाइम था उसके पास। हाँ भाई। और उनको ये पोस्ट सिंड्रोम भी हो गया था। हाँ भाई। तो आप कैसे देखते हैं इरफान, सलमान रुश्दी के ऊपर अटैक और फिर ये सारा इस्लाम और ये सारा सब कुछ? है कि ये जो सोच है, इसमें मतलब डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। आपने पढ़ी हो किताब? हाँ पढ़िए किताब। कैसे लगे? ये किताब पर्सनली बहुत पसंद नहीं है। सलमान रश्दी ने उससे बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, और ये उस लेवल की है भी नहीं। और इसको अगर इतनी पब्लिसिटी ना मिलती तो इसको पूछता भी नहीं। पढ़ता भी ना। हाँ। ये तो मतलब ये तो लोगों ने जहाँ नुकसान पहुंचाया सलमान रश्दी को, वहाँ फायदा भी पहुंचाया। लोगों ने पढ़ा, लोगों ने डिस्कस किया। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। इन एनी केस मैं तो मेरा अपना तो वही है कि भाई कोई भी हो, कोई भी कुछ भी लिखे, आपको कोई हक नहीं पहुंचता है किसी को नुकसान पहुंचाए। आप अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, लिख के जवाब दीजिए। हाँ ठीक बात है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख के जवाब देना। हाँ हाँ। ठीक है, आप गला क्यों काटोगे भाई, किसी को मारो क्यों? ये 1925-26 में एक जो बहुत बहुत ज्यादा कम्युनिज्म फैला हुआ था पंजाब और हमारे इस इलाके में, हिंदुस्तान के। तो प्रॉफिट के खिलाफ बहुत सारी किताबें लिखी। जो आर्य समाजी हमारे वो थे, लेखक थे उस जमाने में, वो बहुत डिबेट में लगे हुए थे इस्लाम के साथ, पोलेमिकल डिबेट्स। और मेलकम हेली के गवर्नर हुआ करते हैं, उनकी कोर्ट में काफी केसेस भी हुए उसके बाद। तो उसमें रंगीला रसूल नाम की एक किताब आई। उसमें प्रॉफिट के लाइफ के बारे में बहुत गंदा गंदा कुछ लिखा। तो उसको लेके इतने राइट्स हुए पूरे मुल्क में, इतनी वायलेंस। मौलाना आजाद ने उस पर स्टेटमेंट दिया कि मैं उस किताब से बिल्कुल डिस्गस्टिंग जो किताब में लिखा है, नहीं लिखा जाना चाहिए था, लेकिन मुझे उन मुसलमानों से ज्यादा तकलीफ है जो उस किताब को लेकर सड़क पर आके हिंसा कर रहे हैं। इनको कोई अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति की जान लेने का। अगर कुछ बात होनी है तो ये मुसलमान रसूल और अल्लाह से ऊपर थोड़ी है। हाँ ये बात भी ठीक है। तो वो अपना बदला अपना लेगा। तुम कौन हो? तो तुमको किसने अधिकार दिया? ठीक बात है। आप क्यों निकल गए मारने पीटने भाई? हाँ तो ये वही चीज यहाँ पे लागू होती है। हाँ आपको नहीं लगता ना पढ़ो। कोई फिल्म अच्छी नहीं लगती, नहीं देखो। मतलब ये क्या, तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि आप जो है बाकायदा खड़े हो जाए डंडा लेके और मारपीट करने लगे। बिल्कुल मतलब नहीं। हाँ भाई। हाँ सर, जैसे मतलब हिस्ट्री को नेगेटिव तरीके से इंटरप्रेट करते हैं लोग। तो जैसे जो भगत सिंह और गांधी का जो डिबेट है, उस टाइम पे ये माना जाता है कि गांधी ने पूरी कोशिश नहीं की भगत सिंह को बचाने की। जैसे जो गांधी इरविन पैक्ट है, अगर गांधी कंडीशन लगाते हैं कि मतलब भगत सिंह को बचाया जाए या उनको मतलब फांसी ना दी जाए तो भगत सिंह बच सकते थे। इस बात की रियलिटी क्या है, मतलब एक हिस्टोरिकल? देखो ऐसा है, ये पहली बात तो ये इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब गांधी इरविन वार्ता होती है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। उस समय उन जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें लाखों लोग जेलों में बंद थे। टेम्परेरी जेल बनी हुई थी जहाँ पे लोगों को पकड़ के बंद किया हुआ था। पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट थे जो गांधी के साथ इन्वॉल्व थे उस पूरे मूवमेंट में, उनको छुड़ाने की बात थी। दूसरा, भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु तीनों की आज़ादी का सवाल जब आया तो ब्रिटिश सरकार ने साफ तौर से कहा कि हम इसको बातचीत का मुद्दा नहीं बना सकते। गांधी के सामने यह सवाल था कि अगर आप हटते हैं पीछे, उन लाखों लोगों का क्या होगा जो बंद है? तो छुड़ाना ही था। अपॉर्चुनिटी तो आप जेल में नहीं रख सकते। दूसरी चीज, मैं इससे हटके देखने की कोशिश करता हूँ। भगत सिंह की अपने जीवन को देखिए। जब जेल में है भगत सिंह के कई पत्र हैं जो आखिरी टाइम में भगत सिंह ने लिखे।
और उसमें साफ तौर से ये लिखा कि मैं सुखदेव को लिखा एक लेटर है, कुछ और लोगों को लिखे हुए लेटर है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जीवन बचे। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एग्जाम्पल माताओं के सामने हो और वो मुझ जैसे भगत सिंह और पैदा करें। अच्छा, एक तो ये। दूसरा, सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के फादर, उन्होंने, क्योंकि माँ बाप थे, उन्होंने जब सब कुछ फेल हो गया और लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो प्रिवी काउंसिल में अपील दर्ज कर दी, मर्सी अपील, भगत सिंह से पूछे बगैर। अब उस लेटर, इस अपील के खिलाफ जो भगत सिंह ने लेटर लिखा है अपने पिता को, वो पढ़िए। वो लेटर इतना स्ट्रॉन्ग लेटर है अपने पिता के खिलाफ, लेकिन मैंने ये पढ़ा आज है वो। शर्म आ रही है आपको अपना पिता कहते हुए। आपने मुझसे पूछे बगैर ये अपील दाखिल कैसे कर दी? मैं तो जीना नहीं चाहता हूं, मैं आपसे कह चुका हूं। आई वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। आप अपील कर रहे हैं बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे डिस्कस किए? तो ये भगत सिंह का अपना एटीट्यूड ये था। तो भगत सिंह को तो शिकायत थी ही नहीं गांधी से कि क्या हो रहा है। कहीं किसी भी राइटिंग में ये नहीं है। भगत सिंह को तो पता था ना क्या चल रहा बाहर, तो पता था ही। लेकिन भगत सिंह ने कहीं भी नहीं लिखा है कि लोग हमारी जान बचाने के लिए गांधी कोशिश नहीं कर रहे और लोग कोशिश नहीं कर, कहीं नहीं है। किसी पर कोई इल्जाम नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से ना कोई अपील है, ना एक्सपेक्टेशन है। ये तो हम करते हैं आज बैठ के, और कभी नहीं। और दूसरा, भगत सिंह बच भी जाते, क्या होता? ये सवाल भी मैं कई बार उठाता हूँ। भगत सिंह के साथ वही होता जो फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन बना के बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी बैठे हुए पेंशन की डिमांड करते रहते हैं, पेंशन बढ़ाओ। आज जो हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की, करते कुछ भी ना होता ना। ये लेख पढ़ते हम और तरह से पढ़ते और नजरिए से, जाहिर है कि ये सब राइटिंग जो है वो तो रहती ही, लेकिन उस तरह से नहीं होता जिस तरह से कि भगत सिंह का अब हुआ। जिसका मतलब ये नहीं है कि हर भगत सिंह को बचना नहीं चाहिए था, वो तो एक अलग बात है कि माँ बाप, भाई बहन, सबकी परिवार की वो होती है कि भाई हाँ, बचे। लेकिन वो उस आदमी की अपनी सोच क्या है वो ज्यादा महत्व रखती है, और हमारा मतलब तो उसी से है। सर लास्ट में एक जगह पे उन्होंने ये भी तो कहा है कि मेरे को आप शूट करिए फांसी मत और जनता के सामने, और वो भी तब जब पीक पे हो रहा है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उसमें जाए। तो सर वैसे ही हिपोथेटिकल क्वेश्चन एक ये है कि गांधी की जब वो असैसिनेशन हुआ तो क्या वो भी राइट टाइम था उनके लिए? कि ट्रेजेडी मेक्स पीपल इमॉर्टल। नहीं, इमॉर्टल तो वैसे ही गांधी हो ही जाते हैं, मरने से इमॉर्टल थोड़ी हुए। मरना तो था ही। हाँ वो भी है। नेचुरल डेथ भी होती तो भी गांधी के विचार, गांधी के आइडियाज, गांधी के कंट्रीब्यूशन वो तो रहता ही। अब मरने के बाद एक दूसरी तरह से गांधी जिंदा है। ये कि गांधी, हम लोग क्वेश्चन वही था, तो वो किस तरीके से ये गांधी का बड़प्पन इसमें है कि जिन्होंने मारा, जिस सोच ने मारा, आज वो सोच भी गांधी के साथ खड़ा होना चाहती है। ये देखो ना। तो गांधी का विचार, गांधी का जो अपना एक स्टेचर है, फिलोसॉफिकल स्टेचर, कंट्रीब्यूशन, वो तो उनके साथ भी जुड़ गया जिन्होंने मारा, ये जो मारने में शामिल थे। ये भी है। सर एक 20 साल का लड़का जो हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करना चाहता है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए उसको? कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? आपने कहाँ से शुरुआत करी थी 20 साल के? यार बहुत पुरानी बात हुई है वो, कहाँ याद। आप इतने पुराने हो? और क्या भाई, 70s में आ गए हम, 71। अच्छा भाई, ओ 70 साल के हो गया? और क्या। तो अब लगते तो 60 के आसपास। लगने से क्या होता है? लगने से तो होता नहीं। हाँ तो जी बताइए फिर। तो वो एक्चुअली हमारा इतिहास जो है वो एक किताब नहीं है पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इतना कुछ लिखा गया है।
जैसे लेटेस्ट है जो आप विवेकानंद के बारे में पढ़ना चाहता है कोई इंसान, मैं बार बार कहता हूँ, अभी किताब आई थी गोविंद कृष्णन है, बड़ी खूबसूरत किताब है। उससे आपको स्वामी विवेकानंद का जो सही व्यक्तित्व है वो आपके सामने आएगा, जरूरी है पढ़ना। और वो रोमा रोले वाली रोल। रोमा रोला बहुत पुरानी है, अरे वो तो, ये तो नई किताब बता रहा हूँ, रोमा रोला तो आज थोड़ी आई थी वो, हमारी तो उसके बाद से तो बहुत कुछ हो गया। सर हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है स्वामी विवेकानंद के ऊपर में, जो खेतड़ी में थे तब उसके बारे में। वो खेतड़ी के राजा के साथ उनकी दोस्ती, हाँ वो अब उस वाले हाँ उस वाले सपोर्ट भी करते थे वो, पैसे ऐसे भी इससे भी। हाँ वो सर एक जैसे हम एक वर्ल्ड वॉर सेकंड के खत्म होने के बाद और इंडिपेंडेंस से पहले के वो 2-3 साल देखे हैं, जैसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान पे अलग अलग लीडर्स के क्या रूल्स, जैसे हम मानते हैं कि जो नेहरू थे, पटेल थे, वो लास्ट तक हम विश्वास हुए थे तरीके से, हम मान गए थे कि मतलब पार्टीशन जरूरी है। गांधी थे, उन्होंने मतलब कभी नहीं माना था, और एक मौलाना आजाद है, उन्होंने भी लास्ट तक नहीं माना था। मौलाना आजाद ने पार्टीशन को किस नजरिए से देखा था? ये मौलाना आजाद तो डिसअपॉइंटेड थे ना, मौलाना आजाद में तो को तो मायूसी हुई कि क्योंकि पार्टीशन को एक्सेप्ट करने वाले सबसे पहले लोगों में तो सरदार पटेल और नेहरू हैं। पटेल सबसे पहले, एक्चुअली पटेल ने लिखा भी है और ये भी लिखा है कि मैंने एक्सेप्ट किया और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, और पार्टीशन ही हमारा समस्या का समाधान था उस समय। तो वो उसमें कोई वो नहीं है, और मैं समझता भी हूँ सही, क्योंकि उस समय जो है वो जिस तरह के हालात बने हमारे देश में, राजनीति जिस तरह हुई और फिरका परस्ती, कम्युनलिज्म और सेक्टेरियनिज्म, वायलेंस, तो उसको लेके सॉल्यूशन बचे नहीं था, और उसमें बड़ा रोल ब्रिटिश का था, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट ही ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। मुस्लिम लीग इटसेल्फ, मुस्लिम लीग की बुनियाद, फाउंडेशन ही अंग्रेजों की है, और वो 1906 से लेके एंड तक वो उसको चलाते हैं। तो इसलिए उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि पार्टीशन अवॉइड हो सकता था, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट, ब्रिटिश प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सारे मुसलमान शामिल हुए, और एक ऐसी डर पैदा किया गया कि खासतौर से जो पूरी मुस्लिम लीग है वो जमींदारों की, पढ़े लिखे बिजनेसमैन की, पढ़े लिखे ऑफिसर्स की, ये मुसलमान थे, ये सबका उनकी पार्टी थी। उसमें गरीब मुसलमान का भागीदारी तो बहुत कम है, उसमें ज्यादातर आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, पूरे मतलब काडर भी सारे वही है। वो तो लोग जो भागे पार्टीशन में, वो तो एक दहशत में भागे, वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। और मैं ये बार बार कहता हूँ, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ से हम आते हैं, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था सब कुछ सारे, तो वो तो पंजाब तो यहाँ तक था, सोनीपत बागपत से लगा हुआ है, रोहतक साइड तक, तो हरियाणा बाद में बना, सारा पंजाबी था, और सारी वायलेंस उसी इलाके में थी। कि अब जैसे करनाल जैसी जगह में या मणिपुर जैसी जगह में तो मुसलमान ही नहीं बचे, तो मुसलमानों का शहर था, 50-50 पॉपुलेशन थी, भाग गए। लेकिन मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, सहारनपुर में, इस पूरे वेस्टर्न यूपी में 26% मुसलमान है आज भी, पूरे उत्तर प्रदेश में 20% है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26% है। क्यों? रीजन उसका ये है कि ये उनके असर में था, हुसैन अहमद बंदी जैसे लोगों के असर में था, जो कांग्रेस के साथ थे, जो मौलाना आजाद के साथ खड़े थे, और ये सब लोग पसमानदा कम्युनिटी से, अंसारी बिरादरी, मंसूरी बिरादरी, ये सब आर्टिजन्स थे, जो कोई फ्यूचर नहीं देखते थे, वो ऐसी अनसर्टेन मुल्क में क्यों चले जाए, जिसके बारे में पता ही ना हो, क्यों जाए? वो उस खतरे को खेलते हुए हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान को अपना मुल्क बनाया। और मैंने ये टेस्ट किया है अपने बहुत सारे अंसारी मेरठ में जो हमारी बिरादरी है, उनसे बात, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, और मैंने उनसे कई बार पूछा, एक भी मुझे नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनका परिवार डिवाइडेड है। अच्छा, एक साथ रहते हैं सब।
कोई गई नहीं, ओके एक साथ रहते नहीं, कोई डिवाइडेड, मतलब सॉरी कोई पाकिस्तान नहीं गया कोई। ओके ओके जबकि आपको हम हमारे जैसे परिवार जो सिर्फ सैयद या प्रकाश लोग हैं, उनका कोई परिवार आपको नहीं मिलेगा जिसका परिवार ऐसे डिवाइडेड ना हो। तो सर ये इसमें भी अभी भी मतलब ये है कि आप कास्ट सिस्टम जो मुस्लिम में और अभी भी सफर करते हैं उसमें भी लोग, हाँ है ही, जैसे हिंदू धर्म में ऐसी वहाँ है। और ये अहमदिया सेक्ट और ये सब ये तो पाकिस्तान में ज्यादा है, यहाँ तो अहमदिया बहुत कम है। हिंदुस्तान में भी इनको तो मानते ही नहीं मुस्लिम। यहाँ तो, वहाँ तो पाकिस्तान ने तो उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। वो एक भाई साहब को नोबेल भी मिला था जिसको, हाँ अब्दुल सलाम, हाँ सलाम, उसको तो मानना ही नहीं बेचारा, आखिर तक वो बोल रहे भाई मैं तो मुस्लिम की वजह से ये सारा स्पिरिचुअलिटी की वजह से ये सब अब्दुल सलाम की जो जो लेक्चर के प्रेजेंटेशंस होते थे और स्लाइड होता था उनका, ट्रांसपेरेंसी यूज होती थी उन दिनों में, तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट होता था। हाँ हमने खुद सुना है, लेक्चर हमारे 1983 में आए थे यार। अच्छा आए थे यहाँ पे, हाँ जब वो कोलकाता भी गए थे शायद अपने टीचर से मिलने। भी गए थे, हाँ 83 में लास्ट आए, उससे बात तो आई नहीं। और वो ये भी कह रहे थे कि शायद लंदन में एक मस्जिद में भी जाते थे जहाँ से हाँ तो वो तो यार नहीं, वो क्या इटली में रहे वो, इटली वहाँ पे पीएसए में सेंटर बना दिया था उन्होंने वहीं पर। सर एक और है, जैसे हम यूरोपियन हिस्ट्री को थोड़ा देखते हैं तो उनमें एक रेनेसां का पीरियड आता है, फिर एनलाइटनमेंट का पीरियड आता है। तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री को देखें तो जैसे अभी रिसेंटली कई स्कॉलर्स ने कहा भी है, जैसे तो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट में जो मतलब विचारक थे या फिर आप जैसे कमेडियन कहते हैं भक्ति साइंस पे, तो उनके जो व्यूज हैं वो भी एक तरीके से गॉड सेंट्रिक की जगह एक मैन सेंट्रिक पे थोड़े से उन्होंने मतलब कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट का। तो क्या हम भक्ति मूवमेंट को रेनेसां की तरह देख सकते हैं इंडिया में? ये रेनेसां जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और भक्ति मूवमेंट बड़ा संकीर्ण, बड़ा लिमिटेड इसमें हुआ। हाँ नहीं, इंडिया में भी उसका उसकी जो रीच है वो बहुत लिमिटेड है ना। एक तो वो धर्म तक कन्फाइंड है, जो यूरोप का रेनेसां है वो रेनेसां रिलीजन तक कन्फाइंड नहीं है ना, उसमें आर्ट है, उसमें साइंस है, उसमें वो तो एक हमारे जो मॉडर्निटी का प्रोजेक्ट है ना, इसका हिस्सा है। तो उसमें मर्केंटलिज्म का राइज होता है, उसमें कैपिटलिज्म का राइज होता है, उसमें फ्यूडलिज्म की डेथ होती है। ये सब 300 साल की जो चर्निंग है, जो जिससे हम नहीं गुजरे भाई, हमारे यहाँ तो जो मॉडर्निटी आई, जिसको भी जो भी कहिए, तो मॉडर्न एजुकेशन आया, मॉडर्न साइंस आई, नई सोच जो आई, वो तो एक ट्रांसप्लांट हुई ऊपर से, ट्रेडिशनल नॉलेज बेस पर ट्रांसप्लांट हुई। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो तो वही रहा इंटैक्ट ना, उसको हमारे खत्म ही नहीं हुआ। हाँ ये भी है, उस पर ही आ गया दूसरा सिस्टम। यूरोप ने ये नहीं किया, यूरोप ने 300 साल तक पुराना जो भी कुछ था उसको उखाड़ फेंका, नए सिरे से सब कुछ बनाया। इसलिए आप यूरोप में जाइए तो सब होमोजेनिटी दिखाई देती है, एक जैसे सारे यूरोप के शहर एक जैसे लगते हैं, थोड़े डिफरेंस है, उसमें बोर हो जाते हैं, बिल्डिंग भी एक जैसी लगती है। बोर नहीं हो जाते कि सर सब कुछ है? हाँ वो तो अभी भाई हमारे मुल्क में आज भी सड़क पर 400 तरीके के लोग दिखते हैं भाई, बुलेट के साथ साथ मर्सिडीज निकल रही है, गाड़ी के साथ साथ मर्सिडीज भी है सड़क पर। क्यों? वहां खत्म हो गया, वहां बुलेट का जमाना गया, they have gone beyond that, एक नई दुनिया बनाई, जो मॉडर्निटी प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है। सर। एक आखिरी सवाल है, जैसे कि जब कम्युनिज्म को हम देखते हैं तो ये आता है कि कम्युनिज्म ने जैसे रिलीजन को कहा कि ओपियम फॉर मासेस या फिर पास हो, तो कई बार ये बोला जाता है कि मतलब कि जो कम्युनिज्म ने रिलीजन को कंसीडर नहीं किया या फिर एक नेग्लेक्ट करते हैं उसके कमी। क्या आप कम्युनिज्म की कमी देखते हैं रिलीजन को कंसीडर ना करना, या फिर आपको कैसे देखना है?
ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि कम्युनिज्म में सिर्फ रिलीजन ही, एंटी रिलीजन ही सेंटिमेंट कम्युनिज्म का देखा जाता है। कम्युनिज्म सिर्फ सिर्फ रिलीजन के खिलाफ कोई दस्तावेज थोड़ी है, वो तो एक छोटा सा एस्पेक्ट है उसका। कम्युनिज्म में या कार्ल मार्क्स ने या और जब लोग हैं उन्होंने जो कुछ लिखा, तो एक एक पूरा एक जो एक ढांचा है दुनिया का क्या होना चाहिए, उसका एक दस्तावेज आपके सामने रखा। तो वो सिर्फ एंटी रिलीजन तो सिर्फ नहीं है यानी कि वो रिलीजन को जो ओपिनियन ऑफ द मासेस कहा, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई गलत है। आज देखो ना क्या हो रहा है, आज तो आप कार्ल मार्क्स को सच साबित कर रहे हो ना। और ये हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान चले जाओ, दुनिया के और मुल्कों में चले जाओ, यही हो रहा है। धर्म के नाम पर आप कुछ भी दे दीजिए, सब कुछ चलता है। आपको रोटी रोजी ना मिले, पब्लिक को धर्म की डोज मिल जाए, बस तभी तो धर्म भी नहीं, दूसरे धर्म से नफरत की डोज मिल जाए। आपका अपने धर्म के बात नहीं होती है, दूसरा धर्म को बुरा कहना ज्यादा जरूरी है। अपने धर्म भी रहो, तब भी रहो तो भी ठीक है उसको गाली देना। सर, तो जैसे अम्बेडकर के व्यूज पढ़े हम कम्युनिज्म में, तो उन्होंने जैसे कहा है कि मतलब कम्युनिज्म है वो इंडिया में इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया कि एक तो उसने जो कास्ट सिस्टम है इंडिया का, तो वो काफी मतलब कॉम्प्लेक्स है, तो उसको भी एक तरीके से कंसीडर नहीं किया। एक वो मानते हैं कि मतलब जो सारे रिलीजन है उनको हम ओपियम फॉर मासेस नहीं मान सकते, जैसे वो कहते हैं कि बुद्धिज्म एक अच्छा रिलीजन है। तो उस बात से आप मतलब कैसे हमारे मेरी बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है वो उस लेवल पर आया कहाँ है? नहीं, हमारे यहाँ तो एक जो हमारा समाजी ढांचा है वो बिल्कुल ऑपोजिट है सोच के। तो कोई मूवमेंट इस तरह का हुआ ही नहीं कि जहाँ आप एक बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट करके आप करना चाहें। अब जैसे कई आप एग्जांपल्स हैं, बंगाल में, केरला में जो कुछ साल तक चलता रहा, कुछ पॉकेट्स हैं बिहार में, यूपी के कुछ ईस्टर्न यूपी में, इधर उधर कुछ नहीं है, राजस्थान में भी एक दो जगह है। तो वो है उन लोगों की जो उस सोच से, जैसे मैं अक्सर मैं ये कहता हूँ कि मार्क्सवाद से आप कार्ल मार्क्स इज आउट, मतलब वो तो फैशन ही नहीं है। लेकिन जो मुद्दे हैं गरीबी के, भाईचारे की बात, गरीबी की बात, धर्म के अंदर जो इस तरह का इस्तेमाल जैसे होता है, उसके खिलाफ जो लड़ाई है वो तो अभी तक उतनी ही रेलेवेंट है। भाई आप जो ये कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उनको छोड़ दीजिए, ऑर्गेनाइज कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन ये मुद्दे तो एक आम जनता के मुद्दे हैं। रोजी रोटी का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, गरीब की बात की आवाज उठाने का मुद्दा, गरीब की भागीदारी गवर्नेंस में, है ना? मार्क्सवाद क्या करता है? मार्क्सवाद में यही सब चीज तो ब्रॉडली है सारी, भागीदारी होनी चाहिए। तो वो डिमांड तो आज भी है। वो मार्क्स के नाम पे कर लो या एक आप कुछ भी नाम ना दो उसका, आप सिर्फ गरीब की लड़ाई लड़ो, उसके अधिकारी की लड़ाई लड़ो, बिना मार्क्स का नाम लिए। काम आप वही कर रहे हो, हाँ, जो ब्रॉडली मार्क्स ने लिखा है। वो एक बड़ा थियोरेटिकल अलग चीज है, उसका डिस्क्रिप्शन अलग तरह से किया गया है, लेकिन ब्रॉडली जो डिमांड्स हैं वो तो वही है, जो आज भी रेलेवेंट है। ये भी ठीक है सर, देन थैंक यू सो मच, काफी लंबा टाइम हो गया, चलिए थैंक यू।